वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा वन शॉट का लास्ट डेट है। देखो स्टार्ट हुआ था, पता नहीं कहाँ इतने जल्दी टाइम पास हो गया। आप लोग को फायदा हुआ बेटा वन शॉट से? तो क्या वन गो में वन चैप्टर होता है तो इज इट मोर बेनिफिशियल? ओके। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था मार्केट चैप्टर। मार्केट में हमने लिया था द फर्स्ट 2 यूनिट्स। अब हम बिगिन कर रहे हैं मार्केट का थर्ड एंड द लास्ट यूनिट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट्स। कुछ एरिया के आधार पे का था, कुछ टाइम के आधार पे था। ऐसे 6 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते थे। आज हम आखिरी वाला पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो बच्चों अगर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन देखोगे तो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। एक है परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा वहां पे तो बोला था देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। एक होता था परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता था इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में अंदर हम घुसते घुसते और भी मार्केट फॉर्म्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम लेंगे दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ ये वो चैप्टर है जिसमें कर्व्स बहुत कम आते हैं। 2-3 वैरायटी के कर्व्स हैं जिसमें से कुछ कुछ पूछा हुआ है। न्यूमेरिकल आपने खुद ही देख लिया, अराउंड 385 क्वेश्चन, सम लिमिटेड फ्यू न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल भी आता है तो एमआर निकालने के आता है, कभी भूले भटके वो एआर के बारे में पूछ लेते हैं। इसमें श्योरली थ्योरी आती है, और थ्योरी भी कुछ ना फिक्स फॉर्मेट्स होते हैं विच कम अगेन एंड अगेन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना वो इसके फीचर्स के ऊपर आता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आता है। एंड एक्चुअली अगर आप मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हो, अब आप चाहते हो कि कम मेहनत में उसके फीचर्स आप जान जाओ, तो सबसे इजी तरीका होता है उस मार्केट के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचो। कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट फॉर्म के अंतर्गत आता है, इट्स वेरी नेसेसरी टू नो। तो अक्षर आप स्टार्ट लो बेटा। अगर आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हो तो ये हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। सब्जियां आती है, फ्रूट आता है, दूध दही, मतलब डेयरी प्रोडक्ट जैसे उसने बोला। लेकिन ध्यान रहे अनब्रांडेड आता है। यहाँ पे सांची का या अमूल का नहीं आएगा। जो नॉर्मल दूध वाला दूध देने आ रहा है, या एक डेयरी से जो हम दही खरीद रहे हैं या पनीर खरीद रहे हैं, इसके अंदर वो कंसिडर, वो दूसरा वाला मार्केट फॉर्म हो जाएगा। ये जो अमूल और ये सब है, बताइए कौन सा मार्केट फॉर्म में आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत आ जाएगा। ओके। तो अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ोगे तो दैट शुड बी अनब्रांडेड। ओके। अब इसके फीचर्स, यश आप फीचर्स से स्टार्ट करो। क्या क्या फीचर्स होंगे अगर सब्जियों का बाजार है तो? बायर्स कितने, सेलर्स कितने? बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स। क्या आने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता है? क्या वापस जाने के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता है? तो एंट्री भी फ्री, एग्जिट भी फ्री। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हम सबको मालूम रहता है कि बाजार में दूध का रेट क्या चल रहा है? तो क्या बोलेंगे? परफेक्ट नॉलेज टू द बायर ऑल्सो, सेलर ऑल्सो। क्या प्राइसेस सब जगह अलग अलग होती है कि सेम होती है? तो फिर व्हाट वुड यू से? यूनिफॉर्म प्राइसेस। एंड प्रोडक्ट सब जगह एक जैसा दिखता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट, राइट? तो कैन यू रिपीट देम? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स। सेकंड प्रॉपर्टी बोलिए? फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। थर्ड बोलो? परफेक्ट नॉलेज टू द बायर ऑल्सो, टू द सेलर ऑल्सो। फोर्थ प्रॉपर्टी? होमोजीनियस गुड्स, यूनिफॉर्म प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे जीरो या नेग्लिजिबल, बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो तो आप ठेला सरकाते हुए ले जाते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं होती। ठीक है। अब बेटा इतने सारे सेलर्स हैं, कौन प्राइसेस को सेट करेगा? क्या गवर्नमेंट सेट करेगी? नहीं। क्या एक फर्म तय करेगी? नहीं। तो फिर जैसे प्राइस मैकेनिज्म होता है कुछ उसी प्रकार से होता है। इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स।
रिप्रेजेंटेटिव फर्म्स होती है जो पूरे मार्केट के लिए कीमतें तय करती है। अब खुद के लिए कीमत तय करना इज इजी, लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों के लिए कीमत अगर तय कर रहे हो तो यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा पूरे बाजार की वो डिमांड देखते हैं, पूरे बाजार की वो सप्लाई देखते हैं। तो अगर पूरे बाजार की डिमांड देखोगे तो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमने बोला ये डी कर्व है, और जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, हम बोलते हैं एसएस कर्व। और इक्विलिब्रियम तो आप जानते ही हो, जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये वाली प्राइस अपनी सेट हो जाती है और यही वाली प्राइस फर्म को दे दी जाती है। इंडस्ट्री फर्म को बोलता है कि तुमको जितना बेचना है बेच लो, लेकिन प्राइस तो वही रहेगी जो हमने सेट किया। और एक्चुअली फर्म ना चाहती नहीं है ये प्राइस, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस सेट होता है बहुत ही रॉक बॉटम प्राइसेस सेट होता है, बेहद कम कीमतें यहाँ पे तय कर देते हैं। तो नहीं चाहने के बावजूद वो घटा के देखती है, बढ़ा के देखती है, और दोनों में फेल हो जाती है। क्योंकि अगर वो बढ़ाती है तो मार्केट से आउट हो जाती है, परफेक्ट नॉलेज है। घटाती है तो द फर्म एंटर्स इनटू लॉसेस। तो फर्म वही वाला प्राइस एक्सेप्ट कर लेती है जो इंडस्ट्री ने बनाया था, और उसी लिए इस पर्टिकुलर मार्केट में फर्म को बोलते हैं प्राइस मेकर। बोलो क्या बोलते हैं, प्राइस मेकर। और इंडस्ट्री को क्या पुकारते हैं, इट्स द इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, सॉरी, फर्म को क्या बोलेंगे, दैट इज द प्राइस टेकर, क्योंकि वो प्राइसेस को तो चेंज नहीं कर पा रहा है। ओके तो ना प्राइसेस दे दी गई है, ये है प्राइस टेकर, ये प्राइसेस को चेंज करने की काबिलियत नहीं रखता है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या इस प्रकार के मार्केट में एडवर्टीजमेंट होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी इन्फिनिटी होती है और सेलर जितना बेचना चाहे सब बिक जाता है। तो देयर इज नो एडवर्टीजमेंट बिकॉज द सेलर कैन सेल एज मच एज इट वांट्स। इस मार्केट में ना फर्म को बोला जाता है स्मॉल। स्मॉल क्यों बोला जाता है? उसका साइज छोटा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, कि इन्वेस्टमेंट कम है? तीनों में से कोई भी नहीं। इसलिए क्योंकि वो मार्केट प्राइस को प्रभावित नहीं कर पाता। इतने सारे सेलर्स हैं कि एक सिंगल फर्म प्राइसेस को नहीं तय कर पाएगा, उसी लिए बोला जाता है फर्म इज स्मॉल इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, तो बेटा प्राइसेस उसको दे दिया गया। हर फर्म को दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन से हरिओम? फर्स्ट, कौन सी कीमत पे बेचूं, दूसरा कितना बेचूं। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में बार बार बोलूंगी। कौन से दो डिसीजन होते हैं? कौन से कीमत पे बेचूं, दूसरा क्या होता है, मैं कितना बेचूं। ऑलराइट, तो बेटा कीमत का निर्णय तो किसने ले लिया? इंडस्ट्री। अब फर्म को एक ही तो डिसीजन लेना है, और वो क्या है, मैं कितना बेचूं। हाउ वुड इट डिसाइड नैतिक? कैसे डिसाइड करे कितना बेचे? जहां पे उसका प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, क्योंकि डिमांड की तो कोई चिंता ही नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट डिमांड चलती है, जितना बेचोगे सब बिक जाएगा। तो जितना आपकी उतनी क्षमता तो नहीं है कि इन्फिनिटी बना पाओ, उसीलिए डिमांड इज नॉट द मैटर। अब वो उतना ही बनाएगा जहां पे उसका प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट श्रेया किसको बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट में एम आर इज इक्वल टू एम सी। जब भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, एम आर बराबर एम से। अब इस पर्टिकुलर मार्केट में ना बेटा एम आर की अगर आप गणना करोगे तो लुक ओवर हियर, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एम आर कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो अब प्राइसेस तो यहाँ पे फिक्स रहती है, क्योंकि प्राइसेस तो किसने डिसाइड कर दिया, इंडस्ट्री ने। और प्राइसेस फिक्स्ड है, इसकी लाइन ऐसी रहती है ना हॉरिजॉन्टल, मतलब दैट इज फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस है मानो 2 रुपए, और क्वांटिटी सोल्ड दिख रहा है 8, 10, 12, 14 एंड 16। अब आपने टी आर निकाल लिया। अब बताओ एम आर कैसे निकालोगे? ए आर तो चलो प्राइस के बराबर आ गया, कैसे निकालोगे आप एम आर? गुड, सबसे पहले क्वांटिटी देखोगे। क्वांटिटी में कितने कितने का गैप है हैदर? 2 का गैप है। जब क्वांटिटी में 1 से ज्यादा का गैप होता है तब हम कौन सा फॉर्मूला वापरते हैं?
डेल्टा वाला, और हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करते जाओगे तो आपके एम आर की वैल्यू आ जाएगी, और देखो एम आर की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। बच्चे हर मार्केट फॉर्म में तीन चीजें एक जैसी होती हैं, प्राइस और एआर तो कल ही हमने सीखा था, एआर का दूसरा नाम प्राइस होता है, इसी को डिमांड कर्व बोलते हैं। प्राइस, एआर, डिमांड कर्व हर मार्केट फॉर्म में इक्वल होते हैं। रिपीट करो, प्राइस, डिमांड और एआर। क्योंकि बेटा प्राइस लाइन मतलब डिमांड कर्व, डिमांड कर्व किसका रिश्ता बताता है स्नेहा, डिमांड कर्व किसका रिश्ता बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। तो इसका कर्व बता रहा है कि आप कितनी भी क्वांटिटी बेच लो प्राइस तो उतनी रहेगी, लेकिन एक प्रकार से तो रिश्ते ही बता रहा है ना, तो ये डिमांड कर्व है। ऑलराइट, तो मैंने क्या बोला कि प्राइस और डिमांड और एआर हर मार्केट फॉर्म में बराबर होता है, चाहे वो पीसीएम बोलो, मोनोपोली बोलो, ओलिगोपोली बोलो। लेकिन ये एक स्पेशल मार्केट फॉर्म है, और स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र मार्केट फॉर्म है जहां पे ये एमआर के भी बराबर है। तो अगर सवाल आए कि यहाँ पे प्राइस एमआर के बराबर क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट होगा उसी सूरत में एमआर प्राइस के बराबर हो सकता है। अगर प्राइसेस को बदलोगे तो एमआर वुडंट बी इक्वल टू प्राइस, और किसी मार्केट में प्राइस कांस्टेंट नहीं होती है, उसलिए एमआर उनके बराबर कभी नहीं होता। तो दिस इज द ओनली मार्केट जहाँ पे चार चीजें बराबर है। कौन सी चार चीजें बराबर है, यही है प्राइस, यही है डिमांड, यही है एआर, यही है एमआर। तो मैंने क्या बोला था, फर्म को कौन से दो डिसीजन लेने पड़ते हैं, कौन सी कीमत पे बेचूं, और दूसरा क्या होता था, मैं कितना बेचूं। कीमत तो किसने बता दिया, इंडस्ट्री, दैट इज द प्राइस मेकर। फर्म को केवल एक ही डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, मैं कितना बेचूं, ठीक है, और वो वहीं पे बनाएगा जहां पे उसका प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट किसको बोलेंगे, एम आर इक्वल टू एम सी। और उसने देखा उसका प्राइस और एम आर तो बराबर है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये तो चार चीजें। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कब एम सी के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों एम सी तो यू शेप का होता है, तो एम सी तो 2 बार एम आर को कट करेगा, लेकिन ये वाले पॉइंट को हम नहीं कंसिडर करते, ठीक है। तो आगे से हम एम सी ऐसे नहीं बनाएंगे, अब हम एम सी बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो फर्म के इक्विलिब्रियम की दो शर्तें होती हैं। कौन सी दो शर्त होती है बेटा, शर्त नंबर 1 कि एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। प्राइमरी कंडीशन क्या है, जब तक एम आर और एम सी बराबर नहीं होगा तो फर्म वुडंट वर्क। और दूसरा वाला होता है, देखो एम सी इज राइजिंग, क्या बोलेंगे, एम सी इज राइजिंग। अगर एम सी बढ़ रहा है तो उसका स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव के नेगेटिव। तो एम सी राइजिंग को और भी दो शब्दावली में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम सी हैज अ पॉजिटिव स्लोप। और इसको तीसरे स्टाइल में भी बोल सकते हैं, आप देख रहे हो एम सी एम आर को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है क्या, एम सी राइजिंग, या फिर एम सी हैज अ पॉजिटिव स्लोप, या फिर एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है एम आर इक्वल टू एम सी, ये फर्म का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। लॉन्ग रन में भी ये अनिवार्य होता है कि एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी एंड एम सी शुड बी राइजिंग। समझ बेटा, यहां तक क्लियर, ओके। अब इसके अलावा दो बातें हो सकती है, आइदर शॉर्ट रन होगा या फिर लॉन्ग रन होगा। अब शॉर्ट रन में क्या होगा, फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा कि लॉसेस होगा, कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि शॉर्ट रन में उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, पैसा कम है, क्या पता कैसा कदम उठ जाए। सही कदम उठ जाएगा तो प्रॉफिट में रोल करेगा, गलत कदम उठेगा तो लॉसेस में भी हो जाएगा। तो शॉर्ट रन वो समय की अवधि होती है जहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, लॉसेस भी होगा। यस यश, प्रणाम बेटा। ऑलराइट, अब देखो ग्राफ बनाने के लिए कभी नहीं आएगा कि सुपर नॉर्मल का ग्राफ बनाओ, नॉर्मल का ग्राफ बनाओ, लॉसेस का ग्राफ बनाओ। इसका एक शॉर्टकट होता है जो मैं आपको सिखा देती हूँ। कभी भी सुपर नॉर्मल का ग्राफ बनेगा
तो एक जो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है ना, वो एसी के ऊपर रहेगा। अगर आपको रेक्टेंगल एसी कर्व के ऊपर नजर आए तो समझ जाना सुपरनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। आप चित्र देख रहे हो, बनाने के लिए इट्स अ टाइम वेस्ट, तो मत करो। क्या बेटा, अगर रेक्टेंगल एसी कर्व के ऊपर दिखाई दे रहा है तो व्हाट इज इट पोर्ट्रे? सुपरनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किसके ऊपर करना है? एसी के ऊपर करना है। ठीक है, अगर एसी कर्व के नीचे रेक्टेंगल बने तो ये लॉसेस शो करेगा। ठीक है, और अगर रेक्टेंगल ही नहीं बनेगा, मतलब ए आर ए सी के ऊपर टैंजेंट का काम करेगा, तो ये वाला पॉइंट शो करता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बाकी में रेक्टेंगल का एरिया शो कर रहा था, रेक्टेंगल का एरिया बता रहा था कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा कि लॉसेस होगा। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है यहाँ पे एसी। अगर एसी के ऊपर आपको रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आए, दिस इंप्लाइज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया ही बताता है। अगर एसी के नीचे आपको रेक्टेंगल बना हुआ दिखाई दे, मतलब दिस इंप्लाइज लॉसेस। पिछले बार के मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, चित्र बना हुआ था और आपको बताना था कि सुपरनॉर्मल प्रॉफिट है, लॉसेस है कि क्या है। तो केवल रेक्टेंगल की पोजीशन देख करके हम आंसर बना सकते हैं। और इसमें इफ देयर इज नो रेक्टेंगल, फॉर श्योर ये क्या शो करेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, कोई दिक्कत बेटा तीनों में? ओके, तो ये तो बात हो गई शॉर्ट रन की। अगर हम लॉन्ग रन के बारे में बात करेंगे तो लॉन्ग रन में तीनों नहीं होता है। ठीक है, जैसे शॉर्ट रन में बोलते हैं ना कोई भी केस हो सकता है, इसमें केवल एक केस होता है। देखो बच्चों, लॉन्ग रन में लॉसेस होता ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग रन का मतलब ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल, मतलब दोनों हाथों से पैसा डाल रहे हो। तो अगर किसी को लॉस हो रहा होगा वो इमिडिएटली क्विट करेगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। शॉर्ट रन में तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट है तो उसने रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सीधी रखने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे इसने भर भर के पैसा लगा दिया, उसके बावजूद लॉसेस में आ रहा है। कोई मतलब ही नहीं है, इंडस्ट्री छोड़ करके निकलो। राइट, तो लॉसेस का केस लॉन्ग रन में कभी नहीं होता है, केवल होता है सुपरनॉर्मल प्रॉफिट या फिर होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और ये ना शुरू में जब चैप्टर की मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उसी से समझ में आ जाता है। जिस मार्केट में फ्री एंट्री होती है उसका लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है। बोलो बेटा, जिस मार्केट में फ्री एंट्री होगी उसका लॉन्ग रन में होगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसका तर्क है, अगर फ्री एंट्री होगी, बच्चों देखो इस डायग्राम को देखो, कोई भी फॉर्म शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में केवल तब जाती है नैतिक जब उसको शॉर्ट रन में सुपरनॉर्मल प्रॉफिट होता है। दोहराओ, शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाएगी क्यों? जब उसको सुपरनॉर्मल प्रॉफिट होगा। शॉर्ट रन मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट रन में लॉसेस होगा तो क्या कोई लॉन्ग रन में जाएगा? अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो क्या उसकी हिम्मत होगी? उसकी लॉन्ग रन में जाने की हिम्मत केवल तब होती है जब वो शॉर्ट रन में बेहद ज्यादा कमाता है। बेहद ज्यादा कमाता है मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगता है तो उसकी हिम्मत खुलती है, बोले चलो मैं भी चलता हूँ लॉन्ग रन में। ओके, तो बच्चों वो शॉर्ट रन से निकला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लेके। अगर फ्री एंट्री होगी तो बाकी लोग देखेंगे वाह यार बहुत प्रॉफिट पीट रहा है, चलो हम भी आ जाए इस लाइन में, तो वो भी एंट्री मारेंगे। और जब वो एंट्री मारना स्टार्ट करेंगे बच्चों तो प्रॉफिट का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, जब फ्री एंट्री होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट का बंटवारा होगा। और जब बंटवारा होगा तो लास्टली क्या बचेगा? केवल नॉर्मल प्रॉफिट। तो जिस मार्केट में फ्री एंट्री होती है उसका लॉन्ग रन में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। जिस मार्केट में होती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री उसका लॉन्ग रन में होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये लिखना है तो लिख लो, फ्री एंट्री इन द मार्केट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। इसमें कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। क्या लिखोगे? फ्री एंट्री इनटू द मार्केट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन द मार्केट इज इक्वल टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। ठीक है बच्चे, तो फिर बताओ पीसीएम में लॉन्ग रन में क्या होना है? तो पीसीएम के लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होना है। कार्तिक रीजन क्या बोलोगे? फ्री एंट्री इन द मार्केट।
नहीं, इसमें फ्री एंट्री है तो फिर बंटवारा होता गया, और बंटवारा फ्री एंट्री होगी तब तो कॉम्पिटिटर्स आएंगे, तो फ्री एंट्री होने के कारण प्रॉफिट का बंटवारा होता है, और क्योंकि प्रॉफिट का बंटवारा होता है तो लास्टली क्या बचता है, केवल नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट की शर्त क्या है, कंडीशन फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, अक्षर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन कैसे लिखते हैं श्रुति, ए आर इक्वल टू ए सी, कल पढ़ा था ना, ए आर ए सी से बड़ा होगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ए आर ए सी के बराबर होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट, ए आर ए सी से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉसेस में चला जाएगा। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब जब बनाओगे तो उसमें ए आर शुड बी ग्रेटर दैन ए सी, जब जब नॉर्मल प्रॉफिट बनाओगे तो ए आर वुड बी इक्वल टू ए सी, और अगर ए आर ए सी से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ना इसमें होता है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ए आर ए सी के बराबर है, लेकिन जब आप लॉन्ग रन के बारे में बात करें तो हरिओम ए सी बोलोगे कि एल ए सी बोलोगे, एल ए सी बोलेंगे। अब एल ए सी का कर्व जो रहता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वो थोड़ा सा फ्लैटर यू रहता है, तो देखो बेटा ये क्या आ गया, उसका एल ए सी आ गया, ओके, और ये उसका ए आर है, तो ध्यान से देखो ए आर ए सी के ऊपर यहाँ पे टेंजेंट का काम कर रहा है, तो केवल क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है कि एसी के कौन से बिंदु पे काम करता है, तो यह हमेशा एसी के मिनिमा पे काम करता है, कहाँ पे काम करता है बच्चा, मिनिमा, और मिनिमा में काम करना मतलब फुल कैपेसिटी पे काम करना, इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। एलएसी का मिनिमा शो करता है फुल कैपेसिटी, एलएसी का मिनिमा शो करता है मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, और इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि एलएसी के कौन से पॉइंट पे काम करता है, तो वो हमेशा एलएसी के मिनिमा में काम करता है। तो कौन सा वाला प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो रेक्टेंगल नहीं बना है यहाँ पे, रेक्टेंगल नहीं बनना मतलब दिस इज अ केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ए आर ए सी के बराबर रहेगा, बराबर बच्चों। और देखो पहले वो कम बना रहा था ना, पहले इस पर्टिकुलर ग्राफ में देखोगे तो पहले वो Q1 पीसेस बना रहा था, लेकिन आज वो ज़्यादा बना रहा है, Q2 बना रहा है, क्योंकि लॉन्ग रन में आएगा तो ज़्यादा बनाएगा और बहुत सारा, देखो प्राइस भी कम हो जाता है। क्या होता है, जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ाता है और भी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ ना, और कर्व पढ़ा था ना बच्चों, सप्लाई और ईपी का क्या रिश्ता होता है, सप्लाई और ईपी का इनवर्स रिश्ता होता है। 4 गोल्डन रूल्स पढ़े थे, 3 में डायरेक्ट रिश्ता था, केवल एक ही तो इनवर्स था, किस किस में डायरेक्ट था बाय द वे, डिमांड और ईक्यू डायरेक्ट रिश्ता था, और डिमांड और ईपी सप्लाई ईक्यू केवल एक ना था इनवर्स, किसका, सप्लाई और ईपी के बीच में इनवर्स रिश्ता हुआ करता था। तो जब इसने प्रोडक्शन बढ़ाया ना लॉन्ग रन में आने के लिए, लॉन्ग रन मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तो उत्पादन बढ़ाएगा, और भी फर्म्स लॉन्ग रन में आएगी, सब प्रोडक्शन बढ़ाएगी, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो सप्लाई राइटवर्ड खिसकेगा, और सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस गिरता है। तो जैसे इसने प्रोडक्शन बढ़ाया तो इसकी कीमत ना गिर गई, प्राइस गिर गई। तो अगर वो सर्वाइवल चाहता है, चाहता है कि जीवित बचे, उसके पास में एक ही तरीका रहता है कि वो ज़्यादा बनाए। तो देखो पहले Q1 बनाता था, अब Q2 बना रहा है, लेकिन Q2 कैसे तय करेगा, वो कैसे तय करेगा लब्धि में कितना बनाऊं, ज़्यादा बनाना ये तो श्योर है, कितना बनाऊं, बोलो बेटा, क्या, जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। बेचारे को इतनी कम कीमत इंडस्ट्री ने सेट करके दी, अब वो ऐसे ही फड़फड़ा रहा है, तो कम से कम क्वांटिटी तो खुद के हिसाब से तय करे, क्वांटिटी वो तय करेगा जिसमें उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। बेटा जब भी क्वांटिटी या प्रोडक्शन का नाम जपे, आंसर होता है एम आर बराबर एम सी। कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, हम चेक करते हैं ए आर और ए सी को, समझ में आया। कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोलते हैं तो टी आर माइनस टी सी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपन ऐसा लिखते थे ना, यहाँ पे 4 चीजें बराबर है, प्राइस है, डिमांड है, ए आर एम आर, इसको मानो ये 4 जिगरी दोस्त थे, ओके।
लेकिन जब वो कॉलेज में आए तो और भी दोस्त बनेंगे ना, ये तो अभी स्कूल के दोस्त हैं। अब वो कॉलेज में आ गए, लॉन्ग रन बोले तो कॉलेज में आ गए, तो कॉलेज में आ गए तो ये पूरी लाइन पे चार चीज बराबर थे ना, प्राइस डिमांड AR MR बराबर थे। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, यहाँ पे क्या क्या बराबर हो गया, यहाँ पे LMC भी बराबर हो गया और LAC भी बराबर हो गया। अब कितने दोस्त हो गए, 6 दोस्त। नाम बोलो, प्राइस डिमांड AR MR LAC LMC। लेकिन उसी बिंदु पे तो SAC भी निकल रहा है और SMC भी निकल रहा है, तो टोटल कितने दोस्त थे अब, 8 दोस्त। जब 8 दोस्त बन जाए तो समझ जाना लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन कौन से 8 दोस्त, नाम बोलो, AR MR, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की 2 शर्तें। पहली शर्त होती है फर्मों का आना जाना रुक गया, या फर्मों का आना जाना रुक चुका है। क्यों, नॉर्मल प्रॉफिट के लालच में कौन आएगा, यहाँ पे फ्री एंट्री होती है, नॉर्मल प्रॉफिट देख के ही बिदक जाता है, चले जाता है। तो जिसको आना था आ गया, जिसको जाना था चला गया, फर्मों का आना जाना रुक जाता है और जो भी फर्म बचती है केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, ये तो किसका, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम। फर्म के इक्विलिब्रियम की शर्त होती है 8 चीजें बराबर। व्हेनेवर दीज 8 थिंग्स आर इक्वल तो क्या आएगा, फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या पढ़ा था बाय द वे, MR इक्वल टू MC, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, MC इज राइजिंग। ठीक है, जिसको पॉजिटिवली स्लोप बोलते थे या फिर बोलते थे MC MR को नीचे से काटेगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन में तीनों बातें हो सकती है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, लॉसेस। लेकिन लॉन्ग रन में केवल एक बात होती है और वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। हमेशा LAC के मिनिमम में काम करता है, मतलब मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट पे काम करता है, या फिर फुल कैपेसिटी या लीस्ट कॉस्ट पे काम करता है। और इक्विलिब्रियम आने के लिए 8 चीजें बराबर होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो मार्केट है ना, ये एक प्रकार का इमेजिनरी मार्केट है, क्योंकि ये जो कंडीशंस बोलता है ना, होता नहीं है हकीकत, राइट। तो लेकिन अगर कभी होता तो ये बेस्ट कंडीशन होती, तो इसको बोलते हैं आइडियल मार्केट। अगर एग्जाम में आएगा कि PCM का मार्केट कैसा मार्केट, तो क्या बोलते हैं, दिस इज एन आइडियल मार्केट। लेकिन अगर पूछे इमेजिनरी तो भी यही बोलना है कि दिस इज एन इमेजिनरी मार्केट। बराबर बेटा, इसमें कंपटीशन कैसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन। पूछेगा कैसा कंपटीशन है तो क्या बोलेंगे, परफेक्ट। प्राइस मेकर है कि प्राइस टेकर है, इसके डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। प्राइस लाइन को ही डिमांड कर्व बोलते हैं, तो इसका डिमांड कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू, तो डिमांड कर्व जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है बेटे, इन्फिनिटी। तो ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, इसकी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। यहाँ पे विज्ञापन नहीं दिया जाता है, यहाँ पे फर्म को स्मॉल बोला जाता है, यहाँ पे फर्म का देयर इज नो कंट्रोल ओवर प्राइस। क्या बोलोगे, ये बार बार क्वेश्चन आता है, लिखना तो लिख लो, फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस। ठीक है बच्चों, शटडाउन पॉइंट्स याद है, कितने शटडाउन पॉइंट होते हैं, तो कौन से दो होते हैं, तो पहला शटडाउन पॉइंट होता है TR इक्वल टू TC, दूसरा शटडाउन पॉइंट होता है AR बराबर, क्या बोल रही हूं मैं, शटडाउन पॉइंट इसको बोलते हैं TR इज इक्वल टू TVC। ठीक है, हर मार्केट में देयर आर 2 शटडाउन पॉइंट्स। कौन से होते हैं, TR इज इक्वल टू TVC, AR इक्वल टू AVC। ओके, लेकिन PCM तो स्पेशल मार्केट है ना, तो PCM स्पेशल मार्केट है, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 शटडाउन पॉइंट होते हैं। कितने शटडाउन पॉइंट होते हैं, 3। और वो जो तीसरा शटडाउन पॉइंट होता है वो होता है MC इज इक्वल टू AVC। ठीक है, हर मार्केट में देयर आर 2 शटडाउन पॉइंट्स, दिस इज द ओनली मार्केट फॉर्म जिसमें 3 शटडाउन पॉइंट्स होते हैं। तीसरा शटडाउन पॉइंट डिराइव करके बताओ, देखो
ए आर इक्वल टू एवीसी होता है, लेकिन पीसीएम का मार्केट है तो क्या ए आर एम आर के बराबर है? तो एम आर इक्वल टू एवीसी। अब फर्म तो हमेशा वहीं पे बनाएगी ना जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट क्या होता है? एम आर इक्वल टू एम सी। तो क्या मैं एम आर के स्थान पे एम सी लिख सकती हूँ? आ गया एम सी इक्वल टू एवीसी, बराबर। तो सारे मार्केट फॉर्म्स में 2 शटडाउन विंडो होते हैं, इसमें 3 शटडाउन विंडो होते हैं। तो मैं आपको बता रही थी ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन को इमेजिनरी मार्केट बोलते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन को क्या बोलते हैं बच्चे? इमेजिनरी मार्केट बोलते हैं। तो ना ये वाला जो मार्केट फॉर्म एक्चुअली एग्जिस्ट करता है उसका नाम परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, उसको बोलते हैं द मार्केट ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन। क्या बोलते हैं बच्चे? द मार्केट ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन बोलते। तो प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में कुछ तो डिफरेंस होगा ना हैदर? क्या डिफरेंस होता है परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन? प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में 2 अंतर होते हैं। पहला, प्योर कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। बोलो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें होती है। और दूसरा, परफेक्ट नॉलेज नहीं होता। ठीक है, कौन से 2 डिफरेंसेस है प्योर कंपटीशन में? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है लेकिन परफेक्ट नॉलेज नहीं हो। ठीक है, और बेटा इसका सप्लाई कर्व आजकल सबसे हॉट क्वेश्चन चल रहा है। इसका शॉर्ट ट्रेंड का सप्लाई कर्व क्या होता है? तो इसका शॉर्ट ट्रेंड का सप्लाई कर्व, पूरा आंसर बताऊं बेटा? देखो एक बार स्क्रीन की तरफ। इसका शॉर्ट ट्रेंड सप्लाई कर्व होता है एमसी का वो पार्ट जो एवीसी के ऊपर होता है। ठीक है, ये इसमें एवीसी है। क्या होता है इसका शॉर्ट रन सप्लाई कर्व? किसे बोलते हैं? एमसी कर्व। और कौन सा एमसी कर्व? एवीसी के ऊपर वाला कर्व। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ एमसी विच लाइज अबव एवीसी। बोलो बेटा, दैट पार्ट ऑफ एमसी विच लाइज अबव एवीसी, दिस इज द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ पीसीएम। समझ आया? कुछ पूछना है तो पूछो इस पर्टिकुलर मार्केट फॉर्म में। एनीथिंग यू विश टू आस्क? इसका लॉजिक वॉजिक तो नहीं चाहिए ना, केवल यही याद करना है कि क्यों होता है। कुछ क्वेश्चन करके देखना चाहते हो पीसीएम के? ठीक है, देखो भंडारा रहता है क्वेश्चन का पीसीएम में। एक मिनट बेटा, इसको लोड हो जाने दो। लो, क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हो? विच इज एन आइडियल मार्केट? तो आइडियल मार्केट किसको बोलते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। 7th वाला देखो, कौन सा मार्केट फॉर्म होता है जिसमें ए आर एम आर बराबर? देखो सारे मार्केट फॉर्म में प्राइस, डिमांड और ए आर बराबर होता है। ये एकमात्र मार्केट फॉर्म होता है जिसमें ए आर और एम आर भी बराबर होता है। आपको मालूम है सबका आंसर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, इसलिए 1-2 ही करवाऊंगी, ज्यादा नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन का पैटर्न देख लो। चलो 22 बताओ, अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो हाउ इज द डिमांड कर्व? अब इसका आंसर तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं होगा, तो कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है। 25, वो कौन सा कंपटीशन होता है जिसमें प्राइसेस फिक्स्ड रहती है? क्वेश्चन नंबर 30, अगर परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है तो लॉन्ग रन में क्या कमाएगी बेचारी? क्यों कमाएगी नॉर्मल प्रॉफिट? 34th फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? ये तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है, और सेकेंड ऑर्डर क्या होता है? एमसी राइजिंग। बेटा 35 का आंसर बताओ। आउटपुट बढ़ाओगे तो चेंज इन द टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज दैट कॉल्ड? तो दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। वापस से पूछा, आइडियल मार्केट किसे पुकारोगे? तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन को पुकारोगे। 40 कौन से मार्केट फॉर्म में प्राइस डिमांड एमआर बराबर होता है?
ऑल राइट, अब हम दूसरे मार्केट फॉर्म में चलते हैं। अच्छा ये देख लो 56, फॉर अ प्राइस टेकर फॉर्म, किसको बोलते हो प्राइस टेकर? परफेक्ट कंपटीशन को प्राइस टेकर फॉर्म बोलते हैं। अब बताओ विच इज द राइट आंसर? क्या इसमें एडवर्टीजमेंट होता है? मैंने क्या तर्क बताया था? जितना बेचना चाहो सब बिक जाएगा, तो नो एडवर्टीजमेंट बिकॉज इट कैन सेल एज मच एज इट वांट्स। 58 करो। एआर कर्व का दूसरा नाम क्या होता है? तो एवरेज रेवेन्यू कर्व का दूसरा नाम होता है डिमांड कर्व, उसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। okay? तो बेटा सबसे पहला वाला मार्केट फॉर्म क्या था? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अभी मैं और भी क्वेश्चन करवा दूंगी, पहले सारे पढ़ लेते। अब बच्चों प्योर कंपटीशन भूले गए थे नहीं? प्योर कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में कौन से दो अंतर थे? वेरी गुड बेटा। अब सेकेंड प्रकार का मार्केट फॉर्म है मोनोपोली। जब भी पॉली बोलते ना, पॉली, पॉली का मतलब होता है सेलर और मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो मोनोपोली मतलब सिंगल पे। तो इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं। इसके भी चार कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहला कैरेक्टर होता है सिंगल सेलर होता है, बराबर बेटा। इसका दूसरा वाला कैरेक्टर होता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब मोनोपोली तब ना होगी जब सिंगल सेलर हो, और सिंगल सेलर लाने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा होता है इसका फैक्टर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मतलब अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो अनरिलेटेड गुड्स है। अनरिलेटेड गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो या वेरी स्मॉल। इसमें क्वेश्चन मॉक टेस्ट में पूछा था, बताओ इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? तो एक ऑप्शन था जीरो और दूसरा ऑप्शन था वेरी स्मॉल। इस बार आपका मॉक टेस्ट लेट स्टार्ट हो रहा है ना, 20 दिसंबर। ओके, तो पहला क्या बोला? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? या तो जीरो या वेरी स्मॉल। अब बच्चे मार्केट पावर क्या होता है? मार्केट पावर मतलब कितनी हाई प्राइस मांगने की ताकत है। तो मार्केट पावर का फॉर्मूला होता है ए आर माइनस एम सी। एम सी मतलब एक पीस को कितने में बनाया, ए आर मतलब उसी पीस को कितने में बेचा। तो जितना ज्यादा कीमत मांग रहे हो उतना ज्यादा मार्केट पावर। तो कौन से चार फैक्टर्स है बेटा? सबसे पहला क्या है? सिंगल सेलर। दूसरा क्या बोला? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। थर्ड बोला इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फोर्थ हम बोलते हैं मार्केट पावर। ठीक है। अब आता है रीजंस फॉर मोनोपोली। बेटा देखो मोनोपोली मतलब एक सेलर, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। एक कारण होता है रेस्ट्रिक्शन, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी तो होता है, उसमें भी तो आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो बता रहा है कि कितने प्रकार की मोनोपोली हो सकती है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला बोला नेचुरल फैक्टर। अब नेचुरल फैक्टर मतलब जो रिसोर्स है ना, जो रॉ मटेरियल है, वो केवल आप ही के देश में मिल रहा है। तो केवल आप ही के देश में मिलेगा तो आपकी मोनोपोली ना क्रिएट हो जाएगी, किसी और देश में अगर ना मिले तो फर्म में एंजॉय मोनोपोली बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ओवर अ क्रूशियल रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे नेचुरल फैक्टर लगता है। तो क्या बोलोगे? कंट्रोल ओवर अ क्रूशियल रॉ मटेरियल और मिनरल के कारण, जैसे पेट्रोल यूरेनियम आपके पास में, दूसरे के पास में नहीं है। जैसे गल्फ कंट्री की मोनोपोली चलती है ना। नेचुरल फैक्टर के बाद में होता है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर क्या होगा? पेटेंट कॉपीराइट। तो सितंबर 24 में क्वेश्चन आया था कि पेटेंट कॉपीराइट वगैरह अगर है तो बताओ कौन सा मार्केट फॉर्म का डिस्कशन चल रहा है। नहीं, कौन सा वाला मार्केट फॉर्म में ये सब चर्चाएं होती है? तो मोनोपोली में होती है। तो अगर आपके पास में पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो आपकी मोनोपोली हो गई। फिर होता है कॉस्ट फैक्टर। बेटा कॉस्ट फैक्टर का मतलब आप इतनी कम कॉस्ट में बना लेते हो कि दूसरा वाला मैच ही नहीं कर पाता है। ठीक है, हाँ चाइना जैसे। तो कॉस्ट फैक्टर में क्या बोला? एट सच अ लो कॉस्ट कि नो वन एल्स कैन मेक इट। उसके बाद में आता है मार्केट फैक्टर। मार्केट फैक्टर का मतलब होता है आपका मार्केट साइज ही इतना छोटा है कि उसमें ना दो लोग आएंगे तो दोनों ऐसे ही वेले बैठे रहेंगे। तो एक एक आधे समय खाली बैठा तो दूसरा तो घुसेगा ही नहीं ना। तो मार्केट फैक्टर इज टू स्मॉल, दो लोगों को अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मार्केट फैक्टर।
ठीक है, इट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन वन फॉर्म। फिर आता है हेवी इन्वेस्टमेंट, किसी किसी में इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि लोगों की मतलब हिम्मत नहीं होती कि इतना निवेश कर। जैसे एयरटेल सैटेलाइट्स लगाने वाला है एक फ्रेंच कंपनी के साथ में मिलके, हर कोई थोड़ी ना लगाना पड़ा है, उसके लिए चाहिए डीप पॉकेट्स, बहुत पैसा चाहिए। तो ये क्या हुआ, अपना हेवी इन्वेस्टमेंट। फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स। अब गवर्नमेंट रेलवे में बहुत प्रॉफिट कमा रही है ना, वर्षों से केवल लॉसेस में, फिर भी लॉस ढोते जा रही है, ढोते जा रही है। बोलो क्यों? जैसे प्राइवेट किया तो कीमतें बढ़ जाएगी, तो पब्लिक राइट्स का हनन होगा ना। तो पब्लिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बाबत बेचारी लॉसेस में ही काम कर रही है। ठीक है, फिर आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन या कार्टेल। बच्चों, कई सारी फॉर्म्स है ना मिलकर के काम करती है, एक मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन के समान काम करने लगती है, तब हम बोलते हैं कार्टेल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे हमारे देश में सीमेंट कंपनियां मिल गई थी और कीमतें बढ़ा रही थी, तो वो कार्टेल के समान काम कर रही थी। ओके, फिर आता है एनॉर्मस गुडविल, जैसे मैगी है ना, आप दुकान पे जाके 2 मिनट नूडल्स नहीं मांगते, बोलते मैगी चाहिए, है ना, आपको लगता है 2 मिनट नूडल्स मतलब मैगी। ठीक? फिर क्या है, फर्म्स यूज वेरियस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, गलत काम करती है और खुद की मोनोपोली क्रिएट करने का प्रयास करती है ना। जैसे कार्टेल भी एक प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है कि इलीगल काम करते हैं और मोनोपोली करने का प्रयास करते हैं, बहुत सस्ते में बेच देते हैं, मार्केट रेट से भी कम में बेचने का प्रयास करते हैं, या फिर कस्टमर्स को कमीशन बांट देते हैं कि मेरे पास में ही आना। तो ये सब क्या होता है बेटा, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। ठीक है, ये वाला इग्नोर मत करके जाना, इसमें से क्वेश्चंस मॉड्यूल के पीछे भी है और आ भी सकता है। ठीक है? अब बेटा देखो, अगर एकमात्र कर्व आता है ना तो इसका आता है, किसका आता है, मोनोपोली। अच्छा, पीसीएम का एक क्वेश्चन छूट गया था, उसका टीआर कर्व। तो बताओ पीसीएम में एमआर कर्व का शेप कैसा रहता है? हाँ बच्चे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, आपको पता है ना इसके 4 नाम होते हैं, तो एमआर भी होता है। तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा है। एमआर किसका स्लोप होता है? एमआर किसका स्लोप होता है? टीआर का स्लोप रहता है। तो अगर इसका एमआर है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो व्हाट डू यू से इसका टीआर कैसा होगा? अभी हम पीसीएम की चर्चा कर रहे हैं, एमआर हॉरिजॉन्टल है तो टीआर क्या होगा? अ लाइन विथ अ कांस्टेंट स्लोप। कैसा रहेगा बेटा? ये एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से निकलेगी लेकिन स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका एमआर होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और टीआर होता है एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से चालू होती है और फिर स्ट्रेट लाइन का शेप लेती, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये किसके बारे में चर्चा की हमने? पीसीएम के बारे में चर्चा की। आप इनके बारे में बात करोगे मोनोपोली, तो मोनोपोली के कर्व्स तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चे, अगर मोनोपोली आप सिंगल सेलर है, क्या इसका मतलब ये है कुछ तो भी कीमत मांगोगे? नहीं, अनाप शनाप कीमत मांगोगे तो कौन खरीदेगा? तो भले ही मोनोपोली हो, अगर आप ज्यादा बेचना चाहते हो तो आपको प्राइसेस गिरानी पड़ेगी। प्राइसेस कम रखोगे तो ज्यादा बेच पाओगे, प्राइसेस बढ़ाओगे तो कम बेच पाओगे। हमारे इंदौर में सबसे पहला मल्टीप्लेक्स आया था पीवीआर, तो अगर वो एक एक टिकट की कीमत 2-2 हज़ार रुपये रखता तो थोड़ी ना हम देखने जाते, नहीं ना देखने जाते, हम सिंगल थिएटर में ही जाके देख लेते। तो अगर वो चाहता है कि ज़्यादा ग्राहक आए तो उसको क्या करना पड़ेगा, कीमतों को कॉम्पिटेंट रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो मोनोपोली होने के बावजूद बेटा इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, इसके डिमांड कर्व ध्यान से देख के जाओगे, देखो यहाँ पे प्राइस डिमांड और एआर बराबर होता है, ये तो हर मार्केट फॉर्म में बराबर होते हैं। प्राइस का ही दूसरा नाम होता है एआर, इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। लेकिन बच्चे इसका एमआर अब एआर के बराबर नहीं होता। पीसीएम में एमआर एआर के बराबर क्यों था? क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट थी। क्या यहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट है? यहाँ पे तो प्राइसेस गिर रही है, तो यहाँ पे एमआर अलग होगा। इसका जो एमआर होता है वो ऐसा होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देख के जाओगे।
इसका AR और MR दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, मतलब नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होते हैं। क्या होता है बेटा? AR एंड MR बोथ आर नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। AR केवल पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चे? केवल पॉजिटिव होता है, जबकि MR कैसा होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसका कर्व ज्यादा ऊंचा है? AR, मतलब AR MR से हमेशा ज्यादा बड़ा होता है। क्या क्या बोला बेटा? AR MR के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन अगर आप स्लोप के बारे में पूछोगे तो MR का स्लोप दुगना होता है। अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो ये 2 थीटा बनाता है, तो स्लोप ऑफ MR इज डबल दैट ऑफ AR। ठीक है बच्चों? स्लोप डबल होने के कारण, पहले सारी प्रॉपर्टी सुन लो फिर हम रिकैप करेंगे। स्लोप डबल होने के कारण इसकी जो ये जो MR कर्व होता है ना, इक्विडिस्टेंट होता है, मैंने यहां से जितनी दूरी है यहां से भी उतनी दूरी रहेगी। इट इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन AR एंड Y एक्सिस। यहाँ से जितना डिस्टेंस, यहाँ से जितना डिस्टेंस, यहाँ से इतना डिस्टेंस, तो बेटा एकदम बीचों बीच तो होता है। और पता है ये ना पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर देता है। ये देखो, इसका जो एरिया है, इस हिस्से का जो एरिया है और इस वाले हिस्से का जो एरिया है, ये दोनों इक्वल होता है। जो ब्लू पट्टा चल रहा है और जो गुलाबी पट्टा चल रहा है, दोनों का एरिया क्या होता है? एब्सोल्युटली द सेम। ठीक है? क्योंकि डबल स्लोप होने के कारण वो बीच में आ जाता है। तो चलो एक बार सारी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर बोलो क्या होता है? AR एंड MR बोथ आर नेगेटिवली स्लोप। दूसरा बोलो, AR केवल पॉजिटिव होगा जबकि MR पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों हो सकता है। थर्ड, AR हमेशा MR से ज्यादा होता है। ठीक है? MR का स्लोप AR का डबल होता है। स्लोप डबल होने के कारण MR AR और Y एक्सिस के एकदम सेंटर से निकलता है। और अगला, दोनों के बीच के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है? इसका क्वेश्चन आता है। अब रही बात इसकी TR की वैल्यू। बेटा इसका MR TR का रिश्ता वैसे ही होता है जैसे MU TU का होता है, एकदम हूबहू सेम। देखो, इसका जो MR है वो तो हमें मालूम है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर मैं दोनों कर्व्स एक के नीचे बनाऊं, एक देखो, TR का कर्व इज लाइक TU, तो TU का शेप कैसा होता है बेटा? उल्टा U होता है। कैसा होता है? उल्टा U, ओरिजिन से निकलता है हमेशा। तो ऐसे शेप होता है TR का, उल्टा U शेप। और बच्चों जहां पे TR मैक्सिमम होता है ना, वहां पे MR की वैल्यू क्या होती है? वहां पे MR की वैल्यू होती है 0। तो जहां पे TR मैक्सिमम होगा वहां पे MR हो जाएगा 0। तो ऐसे आता है MR। ये जो कर्व आया किसका आया? MR। तो दोनों के रिश्ते समझ लो। MR जब तक पॉजिटिव रहता है तब तक TR बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट। ऐसे गोलाई लेना मतलब डिमिनिशिंग रेट होता है ना बेटा, हमने सीखा था ना। ऐसे गोलाई लेना मतलब डिमिनिशिंग रेट कहलाता है। और अगर ऐसे बढ़ता है तो इंक्रीजिंग रेट होता है। तो जब तक MR पॉजिटिव होगा TR बढ़ेगा, परंतु डिमिनिशिंग रेट से। जब MR 0 होता है तो TR मैक्सिमम होता है, एंड द मोमेंट MR बिकम्स नेगेटिव TR स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है? ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट दोनों का कर्व सेम टू सेम हो। ठीक है? तो ये दोनों कर्व्स के शेप आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब बताओ शॉर्ट ट्रेंड में क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की लॉसेस। जब भी बोलेंगे शॉर्ट रन तो बोलेंगे कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग रन में एक ही होता था। लॉन्ग रन में इसमें क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। जब भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होगा तो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब भी एंट्री फ्री होगा तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है? तो इसका लॉन्ग रन में हमेशा क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बराबर बेटा? देखो, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। डायग्राम को देख के कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहाँ बनेगा?
एसी के ऊपर, एसी के ऊपर बना रेक्टेंगल तो सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, एसी के नीचे बनता तो लॉसेस हो जाता। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आइडेंटिफाई होता है? जब उसमें बनते ही नहीं, इसमें बनाया नहीं है, जब देयर इज नो रेक्टेंगल तो क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जानते हो? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? अलग अलग कस्टमर से अलग अलग कीमत मांगना जबकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम था। हाँ हाँ हाँ। तो बच्चों, ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कौन से मार्केट का फॉर्म होता है? मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 100% आता है। और ये कौन से मार्केट का फॉर्म होता है? मोनोपोली का होता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के पुराने प्रकार देखोगे तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया? अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग चार्जेस लेंगे जबकि बनाया हमने इकट्ठे था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा सेम था। तो 4 प्रकार के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते थे, जिसमें पहला नाम होता था पर्सनल। पर्सनल को बोलते थे माथा देखकर तिलक लगा, मतलब पहले व्यक्ति को देखना कितना बुद्धू बनाया जा सकता है, उसके हिसाब से उसे चार्जेस लेना, इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। दूसरा वाला होता है जोग्राफिकल। जोग्राफिकल मतलब चेंज ऑफ प्लेस, अलग अलग प्लेस में अलग अलग। इसके 2 एग्जाम्पल दिए थे। एक मैंने चाइना का, हाँ, एक सब्जी वाला था, सब्जी वाला मंडी में अलग कीमत, बंगले के सामने अलग, मल्टी के सामने अलग। दूसरा था डंपिंग, चाइना डंपिंग करता है, राइट, अपने देश में अलग कीमत, इंडिया में अलग कीमत, यूके में अलग कीमत। ठीक है। तीसरा होता है ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके 2 स्टैंडिंग एग्जाम्पल है और आईसीआई बारी बारी से पूछता है, एक बार ये पूछा, अगली बार दूसरा पूछेगा। एक है रेलवे चार्जेस आर डिफरेंट सीनियर सिटीजन्स का, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर डिफरेंट फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। ठीक है। ये ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। रेसिडेंशियल चार्जेस कम होते हैं, कमर्शियल चार्जेस ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार रेलवे जब बर्थ्स देती है तो सीनियर सिटीजन से कम प्राइसेस, तो ये गवर्नमेंट का नियम है, इसलिए बोलते हैं ट्रेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चौथा होता है टाइम डिस्क्रिमिनेशन। टाइम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? अलग अलग समय में अलग अलग कीमत मांगना। ठीक है। जैसे रश आवर में जब हॉलीडे सीजन स्टार्ट होता है तो बसेस की कीमत बढ़ जाती है ना। अभी क्रिसमस की हॉलीडेज आने वाली है, न्यू ईयर का हॉलीडेज आने वाला है, तो सब जगह होटल की जो प्राइसेस है एकदम आसमान छू रही है। लेकिन जैसे ये हॉलीडे सीजन खत्म होगा सारी प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो ये क्या है? टाइम प्राइसेस। ओके। तो 4 प्रकार के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नाम क्या थे बेटा? पर्सनल, ज्योग्राफिकल, ट्रेड और टाइम। ओके। लेकिन ये जो 4 प्रकार के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है थोड़े से पुराने हो गए। अब नए प्रकार के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दिए हैं पीगू ने। नाम बोलो किसने दिया? पीगू ने दिया। और पीगू ने बताया कि 3 प्रकार का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। बोलो कौन कौन से प्रकार? बच्चे, फर्स्ट डिग्री का मतलब होता है पूरा कंज्यूमर सरप्लस छीन लिया, आपके पास में जीरो सरप्लस बचा। तो ये कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? What the consumer was willing to pay minus what he actually pays. तो अगर वो देना चाहता था 100 रुपए और उससे मांगा 90 रुपीज, तो कितना सरप्लस हुआ? अगर वो देना चाहता था 100 रुपए, उससे 80 रुपीज मांगा, सरप्लस क्या है? अगर देना चाहता था 100 रुपए, मांगा भी 100 रुपए, सरप्लस क्या है? इसमें यही होता है। दुकानदार इतना शातिर होता है कि आपका चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि कितनी पेइंग कैपेसिटी, और जितना पे कर सकते हो पूरा पूरा आपसे पैसा निकलवा लेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। सेकेंड डिग्री में थोड़ा कंज्यूमर सरप्लस बचता है क्योंकि क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है। मानो एक पीस का रेट था 20 रुपए, ठीक है, एक पीस कितने में मिलता था? 20 रुपए। आपने 10 पीसेस खरीदे तो 10 पीसेस के लिए कितना देना पड़ता? 200। लेकिन उसने रेट कम कर दिया, 15 रुपए पर पीस लगा लिया, क्योंकि आप थोक में खरीद रहे हो। आपको कितने में पड़ा? 150। आप देने के लिए कितना रेडी थे? 200। आपको देना पड़ा 150। तो क्या थोड़ा सा प्लस बच गया? ज्यादा खरीदने के कारण आपको मिलता है, बिकॉज द क्वांटिटी सोल्ड इज लार्जर। ठीक है।
तो इट टेक्स अवे ओनली अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो बेटा फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री कंज्यूमर सरप्लस के आधार पे समझाया है, थर्ड डिग्री अलग ढंग से समझाया है। बोले पूरे मार्केट को सब मार्केट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, और हर सब मार्केट में अलग अलग कीमत मांगते हैं। क्या क्या? पूरे मार्केट को तोड़ दिया, सब मार्केट, हर सब मार्केट में अलग प्राइसेस मांगी, जैसे कि डंपिंग। चाइना का पहला सब मार्केट है चाइना स्वयं, दूसरा है इंडिया, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल, सब जगह अलग अलग कीमत मांग रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री प्राइस सिस्टम। इट वेरीज बाय लोकेशन और बाय कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या बोला है, डंपिंग। क्या ये सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए? पहले के 4 थे, अब 3 हो गए। अब आता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेटा एक ही जगह खड़े खड़े अलग अलग कीमत बोल पाएंगे क्या? तो बोलते कम से कम 2 मार्केट। पहली शर्त क्या होती है? कम से कम 2 मार्केट, 2 या 2 से ज्यादा मार्केट। तो फर्स्ट देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 मार्केट्स। अब हर मार्केट की इलास्टिसिटी सेम हो कि डिफरेंट हो? ये 10 बार आया होगा। हर मार्केट की इलास्टिसिटी सेम हो कि डिफरेंट हो? हर मार्केट की इलास्टिसिटी डिफरेंट हो, क्योंकि सेम मार्केट होगा तो आप प्राइसेस को चेंज, अगर सेम इलास्टिसिटी होगी तो प्राइसेस को चेंज नहीं कर पाओ। तो अगर 2 अलग अलग मार्केट से, एक इलास्टिक है और एक इन इलास्टिक, तो किस में ज्यादा कीमत मांगोगे? इलास्टिक में कि इन इलास्टिक में? इन इलास्टिक में, क्योंकि इलास्टिक मतलब प्राइस सेंसिटिव है। 5 रुपए भी ज्यादा मांगोगे तो छोड़ देगा प्रोडक्ट। तो इलास्टिक मार्केट में ज्यादा कीमत नहीं मांग, किस में मांगना है? इन इलास्टिक मार्केट में आपको ज्यादा कीमत मांगना। तो कम से कम 2 मार्केट, 2 या 2 से ज्यादा मार्केट, उन मार्केट्स की इलास्टिसिटी कैसी हो? उन मार्केट्स की इलास्टिसिटी हो डिफरेंट। ओके बच्चे, एक और होता है नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल। मतलब सपोज आप सेलर हो, श्रुति आप सेलर हो, मैंने आपसे सामान खरीदा, आप चॉकलेट्स बेचते हो, मैंने आप ही से सामान खरीदा, ठीक है श्रुति, आप बेचते हो 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार नहीं, 5 स्टार तो ब्रांडेड है। आप क्या बेचते हो? मिठाई बेचते हो, खुद बनाते हो मिठाई और बेचते हो, ठीक है। लेकिन ना आप इस एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जाके ज्यादा कीमत पे बेचते हो। आपकी दुकान पे आके खरीदो तो एक मिठाई 10 रुपए की बेचते हो, और दूसरी जगह जाके बेचते हो तो वही वाली मिठाई 15 रुपए की बेचते हो। तो मैंने दोनों जगह आपसे मिठाई खरीद के खाई है, तो अगली बार मैंने क्या किया, आप ही से थोक में खरीद लिया। कहाँ पे? जहाँ पे आप 10 रुपए में बेचते थे, और जहाँ 15 रुपए का बेच रहे थे ना, मैंने 12 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया। मिठाई किसने बनाई? आप। अब मैंने खरीदी किससे? आपसे। और आप ही के सामने देखो आपका मार्केट तोड़ दिया। तो अब आप क्या करोगे? चुपचाप 15 में बेचते रहोगे कि 10 रुपए में वहां पे बेच के आ जाओगे, जिससे मेरे हौसले पस्त हो जाए? ले बेटा, इतनी मिठाई खरीदी है ना, अब खा बैठ के। तो ये क्या बेटा? नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल। ओके। अब बेटा लीगल सैंक्शन, कभी कभी गवर्नमेंट अलाउ ना करती है मोनोपोली, कभी कभी गवर्नमेंट बोलती है कि आप ये करोगे, जैसे कि रेलवे। और चौथा है फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई। क्यों बेटा? सब्जियों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सब्जियां कौन से मार्केट का फॉर्म है? तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो क्या? तो फिर सब्जियों का एग्जाम्पल गलत है क्या? बेटा जहां आप बेच रहे हो वहां आपकी मोनोपोली होनी चाहिए। क्या बोलते हैं? जहां आप बेच रहे हो वहां आपकी मोनोपोली होनी चाहिए। प्रोडक्ट तो किसी भी मार्केट का हो सकता है। तो इसमें बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ पार्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट। जो कंडीशंस है ना वो पीसीएम की नहीं हो सकते। या पीसीएम की कंडीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पीसीएम की कंडीशन में तो यूनिफॉर्म प्राइसेस होता है। तो कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेट करोगे? याद रहेगा?
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल अंडर कंडीशंस ऑफ पीसीएम। प्रोडक्ट किसी भी मार्केट का हो सकता है, वहां पे आपका क्या होना चाहिए, मोनोपोली होना चाहिए जहां आप बेच रहे हो। ठीक है। अब बेटा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के होते हैं 5 ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। आप इतनी उठा पटक कर रहे हो, अलग अलग मार्केट में एंट्री मार रहे हो, तो आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग कीमत पे बेच रहे हो, जहां से जितना कीमत बटोर पाओगे उतनी कीमत पे बेच रहे हो। तो ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। और क्या कारण हो सकता है, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने, मतलब इक्विटी बढ़ाने, या फिर फॉरेन मार्केट को टैप करने। और क्या हो सकता है रीजन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त करने के लिए। जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करते हो, मतलब बल्क में बनाते हो, बल्क में बनाते हो तो एक एक पीस बनाना सस्ता हो जाता है। और जब सस्ता हो जाता है बेटा, तो फिर जिस मार्केट में जिस कीमत में बेच पाते हो बेच देते हो, क्योंकि बनाने की लागत तो आपकी बहुत ही कम हो गई। ठीक है। और कभी कभी आउट ऑफ फैशन होने लगता है ना, जैसे मॉल में सेल लगती है, तो अपने सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करने के लिए करते हैं। तो ये 5 होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। पहला, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दूसरा, स्टॉक पुराना हो रहा है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तीसरा बोला टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फोर्थ, टू कैप्चर द फॉरेन मार्केट्स। फिफ्थ बोला टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। इक्विटी मतलब मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। बराबर बेटा। अब बताओ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है, एम आर इक्वल टू एम सी। ठीक है। ये सारे मार्केट्स में होती है कि केवल पीसीएम में होती है? सारे मार्केट फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है एम आर इक्वल टू एम सी, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन होता है एम सी इज राइजिंग। लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ना 3 डिसीजन लेने पड़ते, उसमें 2 डिसीजन होते थे ना, कौन सी कीमत पे बेचो कितना बेचो। इसमें 3 डिसीजन होते हैं। पहला, टोटल कितना बनाऊं। दूसरा, कौन से सब मार्केट में कितना कितना बेचूं। और तीसरा, कौन से सब मार्केट में क्या कीमत मांगू। ठीक है। कौन से 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं, टोटल कितना बनाऊं, दूसरा कौन से सब मार्केट में कितना बेचूं, तीसरा कौन से सब मार्केट में किस कीमत पे बेचूं। तो बच्चों अगर 2 सब मार्केट है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ठीक है। बाकी में एम आर इक्वल टू एम सी होता था कंडीशन, इसका होता है मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम ए सब मार्केट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी सब मार्केट, मतलब हर सब मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा, एंड दैट इज इक्वल टू एएमसी। और एएमसी का पूरा नाम होता है एग्रीगेट मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि बनाए आपने इकट्ठे है ना। ठीक है। एम आर इक्वल टू एम सी बस मॉडिफाई हो गया, बस एम सी की जगह क्या बोलते हैं ए एम सी, और दूसरा एम आर हर सब मार्केट का सेम रहता है। ठीक है। तो एम आर ए इक्वल टू एम आर बी इक्वल टू ए एम सी। आया। अब बच्चों आता है तीसरा वाला मार्केट फॉर्म। अब हम स्टार्ट करें किसके साथ में, इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या यहाँ तक समझ में आया, सब समझ में आया। क्यों बच्चा, इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन का एक भी कैरेक्टर टूट जाए, बोलो, परफेक्ट कॉम्बिनेशन का एक भी कैरेक्टर टूट जाए तो क्या बोलोगे, इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन बोलोगे। समझ में आया? तो इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में 3 प्रकार के मार्केट फॉर्म्स है। एक है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, जब भी हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है डियोपॉली। डियोपॉली क्या होता है बच्चे, 2 सेलर्स का मार्केट। और तीसरा बोला ओलिगोपॉली। याद रहेगा, इम्परफेक्ट मतलब विच इज नॉट परफेक्ट, मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन का इवन इफ वन कैरेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसमें मार्केट फॉर्म्स में बोला डियोपॉली, ओलिगोपॉली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है। तो वापस से बेटा देखो, मोनोपोली में तो इंडियन रेलवे, आईसीआई, ये सब एग्जाम्पल चलते हैं। वहाँ पे तो सब्जियां, दूध, दही, पनीर आता है। इसमें कौन सा मार्केट आता है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल चलता है, ब्रांडेड गुड्स का। और मैंने आपको क्या बोला था, एक बार वॉशरूम का चक्कर काट के आओ, क्या क्या रखा है,
टूथपेस्ट रखा है, साबुन रखी है, शैम्पू रखा है, टैल्कम पाउडर नहीं, तो ये सब क्या है? टैल्कम पाउडर ओलिगोपोली में ये लोग लेते हैं, अदरवाइज हो सकता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो ये सब क्या है बेटा? ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। फिर उसके बाद में खुद को ऊपर से नीचे तक निहारो अच्छे से। तो जो आपने टी शर्ट पहनी है, जो आपने जीन्स पहनी है, जो आपने जूते पहने, जो मोजे पहने, जो बॉटल रखी है, जो पेंसिल पाउच रखा है, किताब, पेन, कैलकुलेटर, ये सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो बताओ ज्यादा सेलर्स है कि कम? बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स। बेटा इसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच का मार्केट। तो कुछ कैरेक्टर परफेक्ट कंपटीशन के, कुछ कैरेक्टर मोनोपोली वाले, ठीक है? तो ये वाला जो कैरेक्टर है, बहुत सारे सेलर्स बहुत सारे बायर्स, ये पीसीएम का कैरेक्टर है कि मोनोपोली का कैरेक्टर? ये पीसीएम का कैरेक्टर है, ठीक है। अब बताओ क्या यूनिफॉर्म प्राइसेस है? ये अलग अलग, नाइके बोलता है आई एम बेटर, है ना, स्केचर्स बोलता है नो आई एम बेटर, तो सबको एक सेम कीमत में तो बेचेंगे नहीं, प्रोडक्ट भी अलग अलग होता है। तो इसका एक मुख्य फीचर होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैगी बोलती है मैं अच्छी हूँ, यूपी बोलता है नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ। तो ये क्या है? तो इसमें फीचर क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बोलो क्या होता है? और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर होगा तो क्या ये पीसीएम का कैरेक्टर है? नहीं है। और अगर प्रोडक्ट अलग अलग तो क्या प्राइसेस सेम? तो देखो वापस से पीसीएम का कैरेक्टर टूट गया, और एक भी कैरेक्टर टूट जाता है तो हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स हमने बोला, साबुन, तेल, शैम्पू, क्या इसमें एडवर्टीजमेंट होता है? क्या मोनोपोली में एडवर्टीजमेंट होता है? जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वंस इन अ ब्लू मून। पीसीएम में एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में खतरनाक वाला होता है एडवर्टीजमेंट, इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। क्या बोलोगे? प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ठीक है बेटा। अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में इतने सारे सेलर्स होते हैं, तो क्या बोलते हो, फर्म का साइज बड़ा होता है कि छोटा? मार्केट शेयर ज्यादा होता है कि कम? एग्जाम में आ चुका है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में फर्म साइज इज स्मॉल एंड द मार्केट शेयर इज आल्सो स्मॉल। इतने सारे फर्म्स होते हैं ना, तो एक फर्म की उतनी हैसियत नहीं रहती। तो क्या बोलेंगे? द फर्म साइज इज स्मॉल, द मार्केट शेयर इज आल्सो स्मॉल, ठीक है। फिर क्या बोला? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होता है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, मतलब प्राइस वॉर नहीं होता है, जानबूझ करके कीमतों को कम नहीं किया जाता। यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, यहाँ पे ब्रांडेड गुड्स होते हैं। ऑलराइट, देखो ये कंडीशन तो वही की वही होती है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एमआर बराबर एमसी, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन एमसी शुड बी राइजिंग। बच्चों शॉर्ट रन में क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस, तो कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग रन में इस मार्केट में क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि फ्री एंट्री है। अभी हमने बोला ना फ्री एंट्री, जब जब होता है फ्री एंट्री लॉन्ग रन में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, ठीक है बच्चे। इसका लॉन्ग रन का कर्व इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो रेक्टेंगल कहाँ बनेगा? एसी के ऊपर के नीचे। तो नॉर्मल प्रॉफिट में रेक्टेंगल बनते ही नहीं है, तो ए आर ए सी के ऊपर टैंजेंट का काम करता है। तो बेटा ये ए सी है इनका, लॉन्ग रन का है तो चलो हम इसको एल ए सी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या ये एल ए सी के मिनिमम में काम कर रहा है कि एल ए सी के फॉलोइंग पोर्शन पे काम कर रहा है? एल ए सी के फॉलोइंग पोर्शन पे काम करता है। क्यों बेटा एल ए सी के मिनिमम में काम क्यों नहीं करता? देखो मिनिमम में काम करता तो कॉस्ट गिर जाती ना, तो मिनिमम में क्यों नहीं काम कर रहा? कॉस्ट गिरना तो अच्छी बात है, तो इसलिए नहीं करता क्योंकि कॉस्ट तो गिर जाती है, लेकिन एआर देखो वो और कम हो गया, मतलब रेवेन्यू और भी गिर जाता है। क्योंकि जैसे वो कॉस्ट कम करने का प्रयास करता है ना, तो वो लॉस में घुस जाता है। तो इस मार्केट में एलएसी के मिनिमम में कभी काम नहीं करेगा, जबकि पीसीएम में क्या होता था बेटा? हमेशा एलएसी के मिनिमम में काम करता था, या एलएसी के मिनिमम में कतई काम नहीं करेगा।
तो एलएसी के कौन से पोर्शन पे काम कर रहा है? फॉलिंग। तो क्या फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है? फुल कैपेसिटी किसको बोलते हैं? एलएसी के मिनिमा को फुल कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये तो फॉलिंग पोर्शन में काम कर रहा है, मतलब कैपेसिटी बची है, मतलब कुछ मशीनें खाली पड़ी है, कुछ लेबर खाली पड़ा है, कुछ रिसोर्सेज खाली पड़े, मतलब अभी बढ़ाने की संभावना है। तो बोलते हैं ये वो मार्केट होता है जिसमें हमेशा कुछ एक्सेस कैपेसिटी बच जाती है, मतलब अभी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है, अधूरी में काम कर रहा है। ठीक है, तो इस मार्केट में क्या बोलते हैं? देयर इज ऑलवेज सम एक्सेस कैपेसिटी। ये क्वेश्चन इसमें आता है। लॉन्ग रन में होगा नॉर्मल प्रॉफिट और हमेशा कुछ एक्सेस कैपेसिटी बचेगी क्योंकि एलएसी के फॉलिंग पोजीशन में काम कर। बेटा हमारे इसमें ना एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल से रिवाइज करके चले जाना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों मार्केट का बहुत प्यारा आपका रिविजन हो जाएगा। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन तो एलआईसी के फॉलिंग पोजीशन में काम करता है, इसमें बोले मोनोपोली में भी फॉलिंग पोजीशन पे ही काम करता है। अब बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो कर्व्स है ना बिल्कुल मोनोपोली के समान होते हैं, बस थोड़ी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। सुन रहे हो बेटा? सबसे इलास्टिक कर्व होता है पीसीएम का, सबसे इनइलास्टिक होता है मोनोपोली का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का शेप मैच करता है लेकिन मोनोपोली के मुकाबले ज्यादा इलास्टिक होता है। अगर इलास्टिक होगा तो झुका हुआ कर्व होगा कि स्टीपर कर्व होगा? झुका हुआ। ठीक है, द फ्लैटर द कर्व द मोर इलास्टिक इट इज। तो बस इसका ए आर है ना थोड़ा ऐसे करके बनाना, यही ए आर है, यही प्राइस है, यही डिमांड है। और रही बात एम आर की, तो एम आर वापस से बेटा एम आर का स्लोप इसका डबल होता है, एकदम बीचों बीच निकलता है इक्विडिस्टेंट, और दोनों के बीच के एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटता। ठीक है, तो इसका कर्व होता है मोनोपोली के मुकाबले ज्यादा इलास्टिक। बाकी जो इनके रिश्ते नाते मोनोपोली के समान होता है। ओके, इसका टी आर भी वही होता है जैसे मोनोपोली में हमने पढ़ा था, इन्वर्टेड यू होता है और इसका रिश्ता सेम होता है। जब तक एम आर होता है पॉजिटिव तो टी आर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, एम आर जीरो टी आर मैक्सिमम, एम आर नेगेटिव टी आर वुड स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है बच्चे, क्या आपको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन समझ में आया? अब एक मार्केट फॉर्म बचा हुआ है, उसको कवर अप करवा लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस करवा दूंगी। ज्यादा टाइम मिलेगा तो एक बार स्टार्ट करना करना। ठीक है, सो फाइनली वी आर अराइविंग एट द फोर्थ एंड द लास्ट मार्केट फॉर्म। अब वो क्या होता है? दैट इज योर ओलिगोपॉली। बेटा मैंने पॉली मतलब क्या बताया था और ओलिगो मतलब फ्यू। फ्यू सिंगल तो मोनो को बोलते हैं, तो फ्यू सेलर्स। सुनते जाओ बेटा, इसका एग्जाम्पल सोचोगे तो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल के सेलर्स, ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस, ये सब क्या होता है? ओलिगोपोली। तो इसमें ना फ्यू सेलर्स होते हैं लेकिन हर सेलर बहुत रिच सेलर होता है। ओके, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव में बोलते थे फर्म का साइज छोटा, मार्केट शेयर छोटा, इसमें उल्टा बोलते हैं, फर्म का साइज भी बड़ा होता है, मार्केट शेयर भी बड़ा होता है। इसका एक मुख्य फीचर होता है इंटरडिपेंडेंस। खुद क्या करना है ये लास्ट में सोचते हैं, पहले देखते हैं सामने वाला क्या कर रहा है। तो क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस। और पता है दूसरे के ऊपर निर्भरता के कारण खुद का डिमांड कर्व बन ही नहीं पाता, क्योंकि सामने वाला जो मूव लेता है आप खुद को चेंज करते हो बार बार, और बार बार चेंज करोगे तो डिमांड कर्व कैसे बनाओगे? तो इसका डिमांड कर्व होता है इनडिटर्मिनेट। क्या होता है बच्चे? इनडिटर्मिनेट, क्योंकि जैसे वो चेंज करता है आप भी खुद को चेंज कर लेते हो। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला? अगर ओलिगोपोली है तो फ्यू सेलर्स है, परंतु हर सेलर कैसा है? एक रिच सेलर है, फर्म का साइज भी बड़ा है, मार्केट शेयर भी बड़ा है। एक प्रमुख फीचर मैंने क्या बोला? स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस, बस दूसरों को देख देख के ही सारा काम करना पड़ता है। ओके, अब प्राइस रिजिडिटी अभी हम समझते हैं। डिमांड कर्व क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट होता है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑलराइट,
और एडवर्टीजमेंट तो बहुत होता है, मतलब प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट होता है। बच्चे इसमें बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर, क्योंकि जो भी करना होता है साथ में करते हैं। तो दो चीज नहीं बता रही हूँ। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में ग्रुप बिहेवियर नहीं, ग्रुप इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है बेटा? ग्रुप इक्विलिब्रियम होता है। ओके, एक बार मॉक टेस्ट में पूछा कौन से इकोनॉमिस्ट ने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन समझाया था? चैम्बरलिन। किसने समझाया था? चैम्बरलिन। ओके, तो उसमें होता है ग्रुप इक्विलिब्रियम, इसमें होता है ग्रुप बिहेवियर। ओके, समझ आया? अब इसका डिमांड कर्व, आईसीआई का फेवरेट। क्यों ऊपर लिखा डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट, लेकिन एक अमेरिका का इकोनॉमिस्ट है, उसने बोला नहीं नहीं इसका डिमांड कर्व बन सकता है। तो इसके डिमांड कर्व के बारे में सारी प्रॉपर्टीज आपको बता देती हूँ। देखो ये इसका डिमांड कर्व, इसके डिमांड कर्व का नाम होता है किंग्ड डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं बेटा? किंग्ड डिमांड कर्व। किंग का मतलब होता है मोड़, किंग का मतलब होता है बेंड। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ पे बेंड हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? किंग डिमांड कर्व। इसकी प्रॉपर्टीज बुलवा रही हूँ, एक एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है, सुन रहे हो? फर्स्ट प्रॉपर्टी, हु गेव द किंग डिमांड कर्व? स्वीजी। नाम क्या है बेटा? स्वीजी। ऑलराइट, अब एक बार स्क्रीन की तरफ देखो, तो मैं आपको बताती जाती हूँ। क्या ये किंग डिमांड कर्व है? तो ये किंग कहाँ आता है? तो किंग आता है प्रिवेलिंग प्राइस पे। किंग कहाँ पे आता है? प्रिवेलिंग प्राइस पे आता है। दूसरा पूछते हैं किंग आता ही क्यों है? तो बच्चों जब ये प्राइसेस को कम करता है ना, तो उसके सारे कॉम्पिटिटर्स प्राइस को कम कर देते हैं। लेकिन जब वो प्राइस को बढ़ाता है, कोई नहीं बढ़ाता, तो उसकी डिमांड घट जाती है। ठीक है, जब वो प्राइसेस को कम करता है, सब प्राइसेस को कम करते हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनइलास्टिक कर्व रहता है। और जब वो बढ़ाता है तो सब, कोई नहीं बढ़ाता, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, ये रीजन याद रहेगा। When he reduces the prices, everyone follows him. When he increases the prices, no one follows him. तो ऊपर का पोर्शन ज्यादा इलास्टिक नजर आ रहा है कि नीचे का? ज्यादा झुका हुआ कर्व इज मोर इलास्टिक। किसका ज्यादा झुका हुआ है, ऊपर का कि नीचे का? ऊपर का। किंग के ऊपर का हिस्सा ज्यादा फ्लैट है ना, ये तो स्टीप कहलाता है। तो किंग के ऊपर का हिस्सा ज्यादा इलास्टिक होता है, किंग के नीचे का हिस्सा इज कंपेरेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, वापस से बोलती हूँ, इस डिमांड कर्व का नाम है किंग डिमांड कर्व। किसने दिया? स्वीजी ने दिया। किंग के ऊपर का हिस्सा ज्यादा इलास्टिक होता है, नीचे का कंपेरेटिवली इन इलास्टिक होता है। किंग आता है प्रिवेलिंग प्राइस पर आता है। ओके, जब वो प्राइसेस को कम करता है तो सब कम कर लेते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर्स का रिस्पॉन्स उसको किंग के नीचे मिलता है। ठीक है, लेकिन जब वो बढ़ाता है तो कोई कॉम्पिटिटर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कस्टमर जरूर टूट जाता है। तो किंग के नीचे के हिस्से में कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है, किंग के ऊपर के हिस्से में उसको कस्टमर का रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है। ठीक है बच्चे, अब है ना, प्राइसेस को कम करता है तो सबको डुबा देता है, प्राइसेस को बढ़ाता है तो खुद को नुकसान कर बैठता है। तो इस मार्केट में बहुत लंबे समय तक प्राइसेस बदलती नहीं है, ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ पे जाके प्राइस अटक गई है। इसको हम दो नाम से पुकारते हैं, प्राइस रिजिडिटी या प्राइस स्टिकीनेस। क्या नाम से बोलते हैं बेटा? प्राइस रिजिडिटी या फिर प्राइस स्टिकीनेस। ठीक है यश? वो वाला यश नहीं, ये वाला यश। ठीक है बच्चे, उसके बाद में आता है कितने प्रकार की ओलिगोपोली होती है? बच्चों ओलिगोपोली के 5 प्रकार होते हैं, आजकल इससे भी बहुत पूछा जा रहा है। ओलिगोपोली के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है प्योर, और उसका उल्टा होता है इम्प्योर या डिफरेंशिएटेड। प्योर सबसे ज्यादा बार आया। प्योर का मतलब होता है सेम टाइप का प्रोडक्ट। प्योर क्या होता है बेटा? सेम टाइप का प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा तो प्योर ओलिगोपोली,
और अगर अलग अलग प्रोडक्ट होगा तो डिफ्रेंशिएटेड। इसमें बेटा एग्जाम्पल देता है टेल्कम पाउडर, और एग्जाम में यही आया था। ठीक है, टेल्कम पाउडर किसका एग्जाम्पल है? तो टेल्कम पाउडर एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली का। ठीक है, दूसरा वाला प्रकार होता है ओपन एंड क्लोज्ड। अगर आप परमिशन लेके, इसमें परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, तो परमिशन लेने के बाद आप घुस सकते हो तो ओपन ओलिगोपोली। जैसे हमारे देश में परमिशन लेके कोई गाड़ी बना सकता है, लेकिन 5G का उसको बैंड खरीदना हो तो वो नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि उसकी परमिशन मिलना बंद हो गई। उसको बोलेंगे क्लोज्ड ओलिगोपोली। ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए तो मिल जाएगा लाइसेंस, 5G के लिए नहीं मिलेगा। तो जिसमें वो प्रवेश नहीं कर सकता उसको क्लोज्ड ओलिगोपोली, जिसमें वो प्रवेश कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? ओपन ओलिगोपोली। ठीक है, तो ओपन ओलिगोपोली भी शायद दिसंबर 23 में आया था। न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट एंड कॉम्पीट विद द एग्जिस्टिंग फर्म्स, यही वाली लाइन आई थी। फिर आता है कोल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव। कोल्यूसिव का मतलब होता है मिली भगत, कार्टेल फॉर्मेशन। मिल के सब कुछ डिसाइड करते हैं, प्राइसेस भी और क्या बेटा वॉल्यूम भी, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोल्यूसिव। और कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है मिल के कुछ नहीं करेंगे, हिम्मत एक तो आके हमसे टक्कर लो, तो ये क्या है? कॉम्पिटिटिव। कोल्यूसिव का बेस्ट एग्जाम्पल होता है ओपेक। एग्जाम में करीबन 7-8 बार पूछा ओलिगोपोली का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, तो ओलिगोपोली का बेस्ट एग्जाम्पल होता है ओपेक। ये कोल्यूसिव ओलिगोपोली होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है बच्चों, यहां तक सब समझ में आए? एक बार दोहराओ, प्योर ओलिगोपोली क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, और जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट होता है डिफ्रेंशिएटेड। एग्जाम्पल क्या है डिफ्रेंशिएटेड का? और प्योर का है एल्यूमिनियम, स्टील और ये सब। ओपन ओलिगोपोली क्या है? नई फर्म्स एंटर कर सकती है। क्लोज्ड, यू कैन नॉट एंटर नाउ। कोल्यूसिव, कोल्यूसिव हाँ, सारा मिलके जब तय करते हैं, और कॉम्पिटिटिव में टक्कर लेते हैं। पार्शियल का मतलब होता है कोई मार्केट लीडर बन गया। तो ऐसे को तो ओलिगोपोली में नहीं बनना चाहिए था, कोई मार्केट लीडर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई मार्केट लीडर बन गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल। प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप इसलिए आती है क्योंकि या तो सबसे सस्ता बेचता है या फिर सबसे महंगा बेचता है। जैसे एप्पल की प्राइस लीडरशिप है, या फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स की भी प्राइस लीडरशिप है, सबसे सस्ता बेचते हैं। फुल ओलिगोपोली मतलब नो प्राइस लीडर, एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप इज फुल ओलिगोपोली। बेटा सिंडिकेट, सब मिल जाते हैं और एक कॉमन बॉडी के थ्रू बिकवाते हैं। बेचने का अधिकार केवल एक बॉडी, एक थर्ड पार्टी बेच सकते हैं। पुष्पा का एग्जाम्पल देती हूँ ना, उस मूवी में क्या दिखा था कि एक सिंडिकेट होता है जो बेचता है, और ऑर्गेनाइज में सब मिलकर के तय करते हैं। कोल्यूसिव के समान होता है ऑर्गेनाइज, मिलके तय करेंगे कि कितना बनाएंगे, कौन सी कीमत पे बेचेंगे, कौन सी पार्टी कौन से राज्य में बेचेगी, तो सारा मिल करके निर्णय लेना इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, ओलिगोपोली यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब देखो एक नया इसमें सिलेबस में ऐड हुआ है। अब ये दोनों अटेम्प्ट में तो आया नहीं, क्या पता आपके अटेम्प्ट में पूछ लिया जाए यहाँ पे जनवरी में, कि गेम थ्योरी। ये ना ओलिगोपोली अंडर अनसर्टेनिटी होती है। हाउ डू यू बिहेव अंडर द कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी? ये दिया था दो लोगों ने, वैन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेंटेरा। ठीक है, और ये क्या है? स्ट्रैटेजीज इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। बस यही पूछेगा हु गेव गेम थ्योरी, लेकिन या फिर कब होता है, ये कब लॉन्च हुआ था? इन द ईयर 1944। यहां तक कोई डाउट? कुछ पूछना है किसी भी बच्चे को ऑनलाइन में? सिंडिकेट मतलब बनाने वाले बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल हम सब प्रोड्यूसर्स बन गए, वही मिठाई वाले, वो भी मिठाई बनाती है, तुम भी बनाते हो, ये भी बनाती है, मैं भी बनाती हूँ,
लेकिन हम चारों ने प्लान किया कि बेचने का अधिकार केवल कबीर के पास, हम सबकी मिठाई कौन बेचेगा, केवल कबीर। तो वो बन गया सिंडिकेट। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर्स है दे आर नॉट सेलिंग, उन्होंने एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर दिया है बेचने के लिए। ठीक है, तो दैट इज अ सिंडिकेट। बच्चों अब हम करते हैं, हम पढ़ रहे ओलिगोपोली के मॉडल्स। ओके, तो ओलिगोपोली के 3 मॉडल्स होते हैं। 1 सेकेंड। करिए शुरू। ओलिगोपोली के 3 मॉडल्स होते हैं। पहला वाला होता है इग्नोरिंग द इंटरडिपेंडेंस। तो स्टार्टिंग में हमने बोला था ना कि इसका जो डिमांड कर्व है वो इनडिटर्मिनेट है, और इसका तर्क यही दिया था ना, इतना इंटरडिपेंडेंस है, कोई भी बदलती है पार्टी तो आप खुद को बदलने पे आतुर हो जाते हो, तो फिर आपका प्राइस और डिमांड का रिश्ता ही बन नहीं पाता, तो उसी लिए डिमांड कर्व नहीं बन पाता। तो अगर आप खुद का डिमांड कर्व एक्चुअली बनाना चाहते हो तो दूसरों की तरफ देखना छोड़ दो, मतलब दूसरों को इग्नोर कर दो। अगर आप दूसरों को इग्नोर करोगे तो प्राइस आपकी, डिमांड आपकी, आपका डिमांड कर्व बन जाए। तो फर्स्ट मॉडल क्या बोलता है, इग्नोर द इंटरडिपेंडेंस। ओके, तो इसमें आपका डिमांड कर्व हो जाएगा डेफिनेट। दूसरा मॉडल बोलता है अरे दूसरों को नहीं देखोगे आप तो कावर्ड हुए, है ना, आपको देखना तो पड़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। बोले नहीं, आपको खुद को इतना स्ट्रेंथन करना है कि आप है ना पहले से भाप जाओ, पहले से गेस कर लो कि आगे वो क्या करे। क्या बेटा, आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग हो, यू नो इट प्रायर कि हाउ दैट पर्टिकुलर पार्टी इज गोइंग टू रिएक्ट। इसको बोलते हैं प्रेडिक्टिंग द रिएक्शन पैटर्न ऑफ कॉम्पिटिटर। ओके, फर्स्ट बोल रहा था कि उसको इग्नोर मारो, दूसरा बोल रहा था पहले से प्रेडिक्ट कर। तो इसके अंतर्गत 3 मॉडल है, कार्नोट, बर्ट्रैंड, टैकलबर्ग। अब वो याद है, फर्म को 2 डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन से 2 डिसीजन बेटा, कौन सी कीमत पे बेचो, अगला कितना बेचो। तो ये दोनों डिसीजन तय करने, तो कार्नोट क्या बोलता है कि पहले आउटपुट तय करो, क्वांटिटी तय करो, और क्वांटिटी तय हो जाएगी तो उसके अकॉर्डेंस में प्राइस खुद ब खुद तय हो पाएगी। कार्नोट ने क्या बोला, कंट्रोल वेरिएबल क्या है, आउटपुट। हमने क्या बोला, 2 चीजें तय करनी पड़ती है, कितना बेचो, कौन सी कीमत पे बेचो। तो बोले पहले क्या तय करो, कितना बेचो। ऑलराइट, लेकिन बर्ट्रैंड उल्टा बोलता है, बोले नहीं, पहले एक काम करो, आप अपनी प्राइस सेट करो, उसके हिसाब से तय करो कि कितना बेचोगे। गॉट इट। कार्नोट ने क्या बोला, पहले क्या तय करो, कार्नोट ने बोला आउटपुट तय करो, और बर्ट्रैंड ने उल्टा बोला, बर्ट्रैंड ने क्या बोला, प्राइस सेट करो। ओके, टैकलबर्ग अलग चलता है, बोले अरे ऐसा मत करो, एक काम करो, जो मार्केट लीडर है उससे कहाँ लड़ने बैठेंगे, भिड़ेंगे भी तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जो मार्केट लीडर है उसको पहले तय करने दो वो कितना बनाना चाहता है। लेट द मार्केट लीडर कमिट टू द आउटपुट फर्स्ट, तो जो बचा खुचा होगा हम आपस में मिल बांट लेंगे, इतना बना लेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। okay? तो स्टैकलबर्ग ने क्या बोला, लेट द लीडर कमिट टू एन आउटपुट बिफोर ऑल अदर फॉर्म्स। उसको चुन लेने दो वो कितनी क्वांटिटी बनाना चाहता है, बाकी सारी फॉर्म्स फॉलोअर है, वो बाद में तय करेंगे, इतना बना लेंगे जिससे कि हर एक का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक बच्चा, तो 3 प्रकार के मॉडल पढ़े, कार्नोट, टैकलबर्ग, बर्ट्रैंड। कार्नोट ने क्या बोला था हैदर, पहले आउटपुट तय करो। किसने बोला नहीं नहीं पहले प्राइस तय करो, और टैकलबर्ग ने क्या बोला, पहले लीडर को तय कर लेने दो क्या कितना आउटपुट बना सकता, तो जो बचा कुछ है आपस में हम बांट लेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट बोला इग्नोर द इंटरडिपेंडेंस, दूसरा बोला नहीं कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा उसका पैटर्न पहले से प्रेडिक्ट करो, तीसरा बोलता है कहाँ इतना टेंशन पाल रहे हो, कार्टेल बना लो। कार्टेल मतलब मिली भगत,
मिल करके तय कर लो आउटपुट क्या, प्राइस क्या, तो टेंशन ही नहीं है। ओके, लेकिन हमारे देश में ये इलीगल होता है। ठीक है, तो क्या आपको तीनों ओलिगोपोली के मॉडल समझ में आ गए? अब याद करो, जिसमें प्राइस लीडरशिप होती है वो कौन सी ओलिगोपोली कहलाती है? प्रेजेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, पार्शियल ओलिगोपोली। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार से प्राइस लीडरशिप हो सकती है। इसमें हम 4 पढ़ेंगे। तो पहली प्राइस लीडरशिप बोलता है कार्टेल फॉर्मेशन कर लो। इसमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है कार्टेल होता क्या है, दूसरा आता है कि कार्टेल कार्टेल में एक फर्म बड़ी एक छोटी होती है कि बराबरी की फर्म होती है? तो आप एक एक करके आंसर दो। बताओ बेटा, कार्टेल में क्या एक बड़ी एक छोटी फर्म होगी कि बराबरी की फर्म होगी? अब बड़ी फर्म छोटे के साथ में कार्टेल क्यों बनाएगी? तो बराबरी की फर्म होती है। अब कार्टेल में ज्यादा फर्म्स होती है कि फ्यू फर्म्स होती है? ज्यादा में तो मैनेज ही नहीं हो पाएगा। और कार्टेल की कोई डेफिनेशन बता सकता है? जब कुछ फर्म जानबूझ करके हैंडशेक कर लेती है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट एक्सप्लिसिटली एग्री, एक्सप्लिसिटली मतलब जानबूझकर, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, उसको बोलते हैं कार्टेल। देखो, ये हमेशा फ्यू फर्म्स के बीच में बनता है जो कि सिमिलर इन साइज हो। okay? तो बेटा, पहला प्राइस लीडरशिप का मॉडल होता है क्या चीज? कार्टेल। दूसरा होता है वन डोमिनेंट फर्म। अब एक ही फर्म है जो ज्यादा ताकतवर है और बाकी जो है वो कमजोर फर्म है, और ताकतवर को मालूम है कि मैं ताकतवर हूँ, बाकी सब कमजोर है। कमजोर फर्मों को वो बोलता है फ्रिंज फर्म्स। क्या बोलता है बच्चों? कमजोर फर्मों को बोल रहा है फ्रिंज फर्म्स। अब वो सबसे ताकतवर है। अब वो 2 रास्ते चुन सकता है। पहला रास्ता, दूसरों के लिए भी प्रॉफिट छोड़ेगा, अच्छा लीडर के रूप में काम करेगा, दूसरों के लिए प्रॉफिट छोड़ेगा। अगर वो दूसरों के लिए प्रॉफिट छोड़ता है तो इस फिलॉसफी को बोलते हैं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, लोग खुदगर्ज बन जाते हैं। तो डोमिनेंट फॉर्म बोलता है क्यों छोड़ू मैं प्रॉफिट, बच गया तो बच गया, लेकिन मेजॉरिटी मैं खींच करके ले जाऊंगा। तो वो ये वाला लेता है, ये गंदी वाली फॉर्म होती है। ठीक है, वो क्या करता है, वो खुद का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है और इन फॉर्म्स को इग्नोर मारता है। कौन सा? वन डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, अगला होता है लो कॉस्ट फॉर्म। ये ऐसी फॉर्म होती है जिसको कम कॉस्ट में बनाना आता है। क्या बच्चे? इसको कम कॉस्ट में बनाना आता है। अगर कम कॉस्ट रखेगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये थोड़ी अच्छी फॉर्म है, दूसरों के लिए भी प्रॉफिट छोड़ती है, ऐसी कीमत तय करती है कि अदर्स ऑल्सो गेट सम प्रॉफिट। तो ये क्या है? सेट्स द प्राइस इन सच अ मैनर दैट इट अलाउज सम प्रॉफिट टू द फॉलोअर्स ऑल्सो। ओके, लेकिन सबसे बेहतरीन फॉर्म जो होती है होती है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडर। मैं इसको रजनीकांत स्टाइल बोलती हूँ, क्योंकि ये इतनी अच्छी फॉर्म होती है कि पूरा मार्केट रिसर्च खुद कर लेती है, मार्केट एनालिसिस खुद ही कर लेती है, लोगों को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी कीमत रखनी चाहिए, ये भी देख लेती है, और एक ऐसी कीमत सेट करती है, भले खुद कम कमाए दूसरों के लिए प्रॉफिट जरूर छोड़ेगी। तो बाकी लोगों का मतलब क्या, एकदम अंधा विश्वास रहता है कि अगर ये प्राइस सेट कर रही है तो अच्छा ही करेगी। ये एक ओल्ड एक्सपीरियंस, बहुत रेप्यूटेबल फर्म होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। क्या क्या बखान क्या है इसके बारे में? ओल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, लार्जेस्ट या मोस्ट रिस्पेक्टेड फर्म, एंड दिस इज एक्टिंग एज अ लीडर। ये पूरे मार्केट कंडीशन का असेसमेंट करती है विथ रिगार्ड टू द डिमांड, कॉस्ट, कंपटीशन, और वो ऐसी प्राइस रखती है जो कि बेस्ट होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल फर्म्स। ठीक है, और जो प्राइस वो सेट करती है सब फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार की प्राइस लीडरशिप बताइए बच्चों, बताओ। 4। विच वॉज द फर्स्ट वन? कार्टेल फॉर्मेशन। सेकेंड, वन डोमिनेंट फर्म में उसको मालूम था कि आई एम द प्राइस लीडर,
उसके पास में दो रास्ते थे। पहला रास्ता दूसरों के लिए प्रॉफिट छोड़े, खुद भी कमाए, उनको भी कमाने दे, इसको क्या बोलते थे? लिव एंड लेट लिव। लेकिन वह हकीकत में क्या करती है? हाँ, खुद के प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। थर्ड वाला कौन सा था? लो कॉस्ट। ये अच्छी थी क्या? हाँ, ये दूसरों के लिए भी प्रॉफिट छोड़ती थी। अब बेस्ट कौन सी थी? पैरामेट्रिक। ये कौन सी फर्म होती है? ओल्ड एक्सपीरियंस रिस्पेक्टेड फर्म। वही खुद ही के पैसे से पूरा असेसमेंट करती है, पूरे मार्केट का नो हाउ निकालती है और फिर प्राइसेस को ऐसा सेट करती है जिससे सबको प्रॉफिट मिले। बाकी लोग क्वेश्चन करते हैं क्या? जो वो बोलते हैं वही सेट कर, क्योंकि उनको मालूम है ये तो हमारा अच्छा करने के लिए ही आई। ओके, अब बेटा आखिरी में है इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म, जिसे आता है बहुत सारा। डिओपॉली सबको मालूम है ना? मैंने बोला पॉली मतलब सेलर, डिओ मतलब दो सेलर्स, मोनोप्सोनी। जब भी सोनी आएगा, सोनी मतलब बायर, मोनो मतलब सिंगल बायर। जब पूरे मार्केट में एक ही बायर हो तो दैट इज द फॉर्म ऑफ मोनोप्सोनी। अब वापस से ओलिगोपॉली मतलब फ्यू सेलर्स, ओलिगोप्सोनी मतलब फ्यू बायर्स। बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है, बायर भी एक और सेलर भी एक, मतलब मोनोपोली और मोनोप्सोनी मार्केट का ब्लेंड। ठीक बच्चा, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्केट। अब हमें कितना समझ में आया, ये हम जून और सितंबर के पेपर्स को स्कैन करते हुए देखते। तो सब रेडी हो? चलो, 27, when should a competitive firm consider shutting down its operations? फर्म शटडाउन कब करेगी? कौन सा ऑप्शन? तो कोई भी फर्म शटडाउन तब करती है व्हेन AR इज लेस देन ABC। तो आंसर क्या हो जाएगा? 28, द सप्लाई कर्व ऑफ PCM इन द शॉर्ट रन। मैंने बोला था ना सबसे हॉट क्वेश्चन चल रहा है, हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में तो एटलीस्ट आ ही जाता है। PCM में सप्लाई कर्व किसे पुकारते हो? ऑनलाइन में कुछ बोलना चाहता है? यश, टोमेटो, स्टडी पर्पस, कौन बोलना चाहता है? The portion of MC curve which lies above AVC, ठीक है, MC का वो पार्ट जो AVC के ऊपर आता है उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। प्लीज उसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। पहले ये कई बरस तक पूछा ही नहीं, उसके बाद जो पूछना चालू हुआ है ना, इसी क्वेश्चन को पूछते हैं बार बार। MC का वो पार्ट जो AVC के ऊपर होता है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हो तो इसमें ले चलती हूँ, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था मैंने इसका रीजन तो नहीं बताया था, आपने बोला मत बताओ मत बताओ। ये देखो, किसको मैंने ग्रीन कलर से कलर किया हुआ है? MC को। और AVC, ये देखो यहाँ पर MC और AVC बराबर है, ठीक है। तो MC का वो पार्ट जो AVC के ऊपर होता है, क्या बोलते हैं? MC का वो पार्ट जो AVC के ऊपर होता है। ओके, अगला सवाल, इसको पढ़ो। 3 मेजर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, अल्फा टेक, बीटा मोबाइल, गामा गैजेट्स। क्यों ओलिगोपोली? क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं, और फ्यू सेलर्स को तो ओलिगोपोली ना पुकारेंगे। टैल्कम पाउडर, ये कौन सा मार्केट है? डिफरेंशिएटेड, इसको इम्परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हैं, ठीक है। प्योर का उल्टा इम्प्योर, इम्प्योर मतलब इम्परफेक्ट। ये ओपन नहीं, क्लोज नहीं, कोल्यूसिव नहीं। लो बेटा 32, a software company engages in price discrimination for its product। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट में होता है, क्या बता सकते हो?
ये कौन सा हो सकता है? इट हैज टू बी अ मोनोपोली मार्केट. 36 condition for equilibrium of firm under perfect competition. कौन सा? B. MR equal to MC. MC curve cuts MR from below. First order condition, second order condition. A market structure in which all firms individually are price takers. Price taker बोले तो कौन सा market form? According to the king demand curve hypothesis, why does the demand curve facing an oligopolist have a kink at the prevailing price? Kink क्यों आता है? क्योंकि उसके ऊपर का हिस्सा इलास्टिक, नीचे का पोर्शन इन इलास्टिक, तो नीचे थोड़ा स्टीपर है, ऊपर थोड़ा फ्लैटर है, तो किंग तो आए गई. 39th, सिंगल बायर सिंगल सेलर, तो क्या हो जाएगा? बायलैटरल मोनोपोली. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है? यस, इसका फीचर होता है ना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ये तो सितंबर का था, अब हम चलते हैं जून वाला. जब MR 0 होता है तो TR मैक्सिमम होता है. ये सब तो हमने कर लिया था. इन विच मार्केट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी. स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस आपने किस में बोला था? तो ओलिगोपोली में बोला था. रिलेशन बिटवीन AR एंड MR एंड मोनोपोली. AR कब 0 बनाया आपने? AR तो केवल पॉजिटिव होता है, तो कौन सा करेक्ट है? ये वाला. MR का स्लोप AR के स्लोप का दुगना होता है. इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट पेटेंट और कॉपीराइट कम्स इन? पेटेंट कॉपीराइट मैंने पढ़ाते समय बोला भी था, ये एग्जाम में आया. इसको लीगल फैक्टर बोला करते थे. किसका लीगल फैक्टर? हम रीजंस फॉर मोनोपोली पढ़ रहे थे. Which feature of monopolistic competition differs from perfect competition? Yes. Perfect competition में similar product होता है, इसमें product differentiation होता है. If electricity department is charging ₹3 for farmers, ₹7 for industries, इसको क्या बोलोगे? Price discrimination. When few forms of the oligopolistic market come to a common understanding with each other in fixing the prices and output, मिल करके कीमतें तय कर रही हैं. मिल करके कीमतें तय करना क्या होता है? कोल्यूसिव. सिंडिकेट में तो क्या बोलेंगे? लैंग्वेज देखो, थर्ड पार्टी बेचेगी, यू गो थ्रू द लैंग्वेज, है ना. सिंडिकेट में देखो हाउ वुड दे राइट. देखो, when the firm sell the products through a centralized syndicate, ठीक है. और ये जो लैंग्वेज लिखी थी collusive का है. few firms together fix price and output. This is what? This is collusive oligopoly. ठीक है. तो बेटा that is all. हमने सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं. अब this is the last which we had to study. I hope it was fruitful. और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे. कोई कसर नहीं छोड़ना. एट द एंड वट एवर मैटर्स इज योर मार्क्स. ऑलराइट, अब भिड़ जाना. जो भी डाउट आता है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ऑनलाइन बच्चों के लिए भी अपना नंबर लिख देती हूँ, वापस से बता देते हैं. आई एम रूपा त्रिवेदी फ्रॉम पेस. एनी प्रॉब्लम यू कैन कंटैक्ट मी डायरेक्टली. और आप लोग के लिए तो आई एम ऑलवेज देयर. कोई भी डाउट आता है, यू कैन कम डाउन टू मी. 1:30 मेरा बैच का टाइम खत्म हो जाएगा. उसके बाद 2 o'clock के बाद में आई एम अवेलेबल फॉर द डाउट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वापस से यहाँ पे होने वाला बेटा 1 वीक का रिविजन, है ना. तो 1 वीक का एक मैराथन रिविजन वी आर प्लानिंग फ्रॉम 2nd of December.
उसको अटेंड करना. देन वी हैव द सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट. यूट्यूब के बच्चे, मॉक टेस्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू. जो भी मॉक टेस्ट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे आप संपर्क करिएगा और आप मॉक टेस्ट दे सकते हो. चलो समाप्त करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. लव यू ऑल. आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो. थैंक यू. थैंक यू सो मच.